बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्तों, अच्छे अच्छे ऑडिटर्स। वैसे तो अच्छे नहीं हैं आप इस मामले में कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन वैसे बहुत अच्छा है। नावल है 10 गलती मेरी तू यार, और इसे तहरीर किया है हूर बानो ने। और ये हो गया इंट्रो नावल का। मैं हूँ इबा और ये मेरा इंट्रो हो गया। मैं नावल रीड करूँगी आप लोगों के लिए। अब आते हैं अगले स्टेप की जानिब, जो कि ये है। स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देख लिया। तो अब फॉलो कर लें इसे। चलें स्टार्ट लेते हैं ना। घड़ी का अलार्म बार बार बज रहा था। वो उठती और फिर बंद करके लेट जाती कि अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा धड़ाम करके खुला। ओ बीबी उठ, वक्त देख क्या हो रहा है, 7 बज रहे हैं। नाश्ता क्या तेरे माँ बाप कब्र से आकर बना कर देंगे? अनीला बेगम इसके ऊपर से कंबल हटाती हुई बोली। जी जी मामी। इससे अब इन बातों की आदत हो चुकी थी, इसलिए आगे से बगैर कोई जवाब दिए वो फ्रेश होने चली गई। जन्नत शीशे के सामने खड़े अपने बाल बना रही थी। इसकी ममानी की चलाने की आवाज़ इस अपने कमरे में भी सुनाई दे रही थी। इसने जल्दी से चादर को अच्छी तरह से अपने गिर्द लपेटा और बैग उठाकर नीचे चली गई। किचन में जाकर इसने जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाया और मेज़ पे नाश्ता लगाने लगी। हानिया जल्दी करो बेटा, स्कूल से देर हो जाएगी। अनीला बेगम अपनी इकलौती बेटी को अपने हाथों से नाश्ता करवाते हुए बोली। जन्नत गौर से इन दोनों को देखने लगी और दिल में सोचने लगी कि काश इसके माँ बाप जिंदा होते तो आज इसके वजूद को यूं जलील न किया जाता। एक क्या देख रही है मनहूस, नजर लगाएगी मेरी बच्ची को? हाँ बोल, माँ बाप को तो खा गई, अब क्या हमें भी बर्बाद करना चाहती है तू? अनीला बेगम अब जन्नत के बाजू को बेरहमी से दबा रही थी। नहीं नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं है। कह जन्नत का फ़ोन बजने लगा। जन्नत कहाँ हो यार, कब से तेरा वेट कर रही हूँ। काल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। बस आती हूँ, जन्नत आंसू ज़ब्त करती हुई बोली। अनीला बेगम हानिया को वैन तक छोड़ने गई। अनीला बेगम और वकार साहब की एक ही बेटी थी, हानिया। अनीला बेगम को शुरू से ही वकार बेगम की हाँ, ये जेंडर कहाँ से बदल गया। वकार साहब कह रही। इकलौती बहन साजिदा एक आंख ना भाती थी, क्योंकि वो खूबसूरत होने के साथ साथ एक अमीर घर में ब्याही हुई थी। साजिदा की आंखें सब्ज रंग की थी। साजिदा और अदील को अल्लाह ने बेटी से नवाजा, जिसने आंखें अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी, जिसकी चेहरे के बाकी नक्श इसके बाप पर थे। अदील ने अपनी बेटी को देखा तो इसका नाम इसने जन्नत रखा, लेकिन कुछ अर्से बाद ही इनका कार हादसे में इंतकाल हो गया और जन्नत को इसके मामू घर ले आए। अदील ने साजिदा से बसंत की शादी की थी, जिसकी वजह से इसकी फैमिली इससे नाराज़ थी। वकार साहब ने जन्नत को बहुत प्यार से रखा और फिर वकार साहब अपने ऑफिस की चीज़ों से गिर कर चलने फिरने से कासिर हो गए। ये ऐसा क्यों होता है हमेशा? मुझे साथ रीच का नाम याद आ गया। ऐसे मोस्टली ऐसा ही होता है नावल में। अगर लड़की ना लाइक मामी घर में रह रही हो ना, तो उसके पेरेंट्स होते ही नहीं है। फिर जो मेन पॉइंट पता मेन पॉइंट क्या है? मामी घर में इसीलिए रह रही होगी, पेरेंट्स नहीं है। मेन पॉइंट पता क्या है कि मामी का जो शोहर होता है ना, या ताई का, ऐसे कुछ, वो पैरालाइज्ड होता है। ये बस मेन चीज़ है, मतलब लाइक सेम सेम। बस तब से अनीला बेगम ने कोई कसर नहीं छोड़ी जन्नत को जलील करने की, बात बात पे मारने की। जन्नत कराची की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी। अपनी यूनिवर्सिटी की फीस वो शाम को अकेडमी पढ़ाकर पूरी करती। घर का खर्चा वकार साहब की पेंशन से चलता था, लेकिन मुश्किल से। क्या हुआ आयशा, जो कि जन्नत की दोस्त थी, इस घर छोड़ने और लेने भी वो खुद आती थी। कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द था। आयशा गाड़ी में आकर बैठी और नजरें चुराती हुई बोली। इधर में देखो मेरी तरफ। बहन मानती हूँ मुझे, और झूठ भी बोलती हो। आयशा जन्नत का मुंह अपनी तरफ करती हुई बोली। यार वो मामी, पता नहीं क्यों वो मेरे साथ ऐसा सलूक करती हैं। मैं तो इन्हें अपनी माँ समझती हूँ। जन्नत आयशा के गले लगकर रोने लगी। काश मैं भी मर जाती। मामा बाबा आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए, क्यों? बस जन्नत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं बात करती हूँ आंटी से। ये बाजू पे किस चीज़ का निशान है? जन्नत बोलो। चुप रहने से तुम मजीद अपने आप को मुश्किल में क्यों डाल रही हो? आंटी ने किया है ना ये, तुम अंकल को क्यों नहीं बताती? इन्हें सब मालूम है, पर वो मेरी वजह से चुप रहते हैं। ममानी ने धमकी दी है कि अगर वो ममानी के किसी भी मामले में बोले तो वो मेरी शादी अपने शराबी भाई से कर देंगी। उफ, अच्छा तुमने कुछ खाया है या ऐसे ही आ गई? आयशा जन्नत से पूछने लगी। नहीं। जन्नत अपनी आंखें साफ करती हुई बोली। चलो यूनिवर्सिटी जाकर सबसे पहले कैंटीन से नाश्ता करते हैं, ओके? इतने में आयशा का फ़ोन बजने लगा। मोबाइल पर आयशा की जान लिखा आ रहा था। जन्नत देखकर मुस्कुराने लगी। ओ गाजी भाई की कॉल है, तुम कर लो बात, मैं कानों में उंगलियां डाल लेती हूँ। जन्नत शरारत से बोली। वैसे इस टाइम तो वो ड्यूटी पर होते हैं। आयशा ने कहते हुए फ़ोन उठाया। हेलो, कैसी हो आयशा?
शाह की जान, गाजी फ़ोन की दूसरी तरफ से बोला, मैं ठीक, आप कैसे हैं? आयशा शर्माती हुई बोली, जान तुम्हारी याद आ रही थी, अब बस तुम्हारी आवाज़ सुन ली है तो अब बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, आज यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हें पिक करने मैं खुद आऊँगा, लंच आज इकट्ठे करेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़, एक ज़रूरी काम आ गया है, अल्लाह हाफ़िज़। इंस्पेक्टर गाज़ी। गाज़ी और आयशा 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। गाज़ी इस पर अपनी जान छिड़कता था। वो जल्दी अपने घरवालों से आयशा के बारे में बात करने वाला था। आयशा, तुम्हें गाज़ी भाई को अब तक बता देना चाहिए अपनी मम्मा के बारे में। जन्नत और आयशा यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। कैंटीन में ऑर्डर करने के बाद जन्नत आयशा से बोली, अगर सच आने के बाद गाज़ी ने छोड़ दिया मुझे तो? आयशा डरते हुए बोली, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये नावल पहले रीड किया और मैंने अपनी चेक बुक कह रही, मतलब एक मेरी चेक बुक ही है वो, लिस्ट जहाँ पे मैंने बनाई हुई नॉवेल्स की, वो चेक किया है तो उस पे तो नावल है ही नहीं, रीड ही नहीं किया हुआ है। अगर सच आने के बाद गाजी ने छोड़ दिया मुझे तो? आयशा डरते हुए बोली, तुम पागल नहीं, पागल, वो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, तुम्हारा साथ देंगे वो, तुम हिम्मत करके इन्हें सब बता दो। सर, ये लोग तो कह रहे हैं इन्हें कुछ नहीं पता कि लड़कियों की स्मगलिंग में वो और कौन कौन है, और ना ही ये जानते हैं कि इनके पीछे किसका हाथ है। कांस्टेबल हम ही 2 आदमियों से पूछ-कुछ करके वापस आया, जिसे कल ही उन्होंने छापा मार के पकड़ा था। चलो मेरे साथ, तुमसे एक काम कहा था वो नहीं कर सके। लम लंबा कद, रंग ना ज़्यादा गोरा और ना ही ज़्यादा, वैसे सफ़ेद लिखा है, काला आना था। इसकी पर्सनैलिटी किसी को भी आसानी से अपना दीवाना बना सकती थी, पर वो तो एक ही लड़की का दीवाना था, वो थी आयशा। लॉकअप का दरवाज़ा खोलो, गाज़ी हुक्म देता हुआ बोला। हाँ, तो एक बात पहले ही बता देता हूँ, एक बार पूछने पे ही सच बता देना, वरना नतीजे के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। देखो, हम कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि अभी इस आदमी की पूरी बात नहीं हुई थी कि गाज़ी ने एक ज़ोरदार मुक्का इसके मुँह पर मारा। आदमी के नाक से खून निकलने लगा। काफ़ी देर दोनों की दुर्गत बनाने के बाद आखिरकार वो बोल पड़े, इस धंधे में हम नए हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। हाँ, वो 2 दिन बाद ये लोग लाहौर से कुछ लड़कियों को स्मगल करके बाहर भेजने वाले हैं। हमें इसी काम के सिलसिले में यहाँ बुलाया गया था, मतलब कि मेन अड्डा यही है, कराची में। गाज़ी कहकर दोनों को लाते मारता हुआ बाहर निकल गया। गाज़ी ने शौक और वतन से मोहब्बत में ये शोबा सेलेक्ट किया था। ये सारी मोहब्बत नावलों में ही होती है, वो भी वतन से। आज के पुलिस वाले और पॉलिटिशियन से कौन ही वाकिफ़। वो अपने वतन के साथ बहुत मुखलिस था। वो अपनी जेबों के साथ मुखलिस होते हैं। काम के वक़्त सिर्फ़ काम ही करता, ईमानदारी और सच्चे जज़्बे की वजह से ही वो चंद अरसे में ही काफ़ी तरक्की कर चुका था। आयशा, मैं चलती हूँ, तुम तो गाज़ी भाई के साथ जाओगी? जन्नत चादर को सही से सर पर लेती हुई बोली, नहीं, हम तुम्हें छोड़ देंगे, आओ गाज़ी आ गए हैं। आयशा गाड़ी की तरफ इशारा करती हुई बोली, चलो, लेकिन मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूँ? जन्नत शरारत से बोली। वो थी तो शरारती, हँसी-मज़ाक करने वाली, लेकिन वक़्त और हालात ने इसकी ज़िंदगी का ही मज़ाक बना दिया था। मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। और यूँ वो दोनों गाज़ी की गाड़ी के पास पहुँच गई। गाज़ी गाड़ी से बाहर निकला और आयशा के लिए दरवाज़ा खोला। जन्नत गाज़ी को सलाम करने के बाद गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। बस यहीं उतार दें। जन्नत अकेडमी पहुँच गई थी, जहाँ वो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए टीचिंग की जॉब करती थी। गाज़ी आयशा को लेकर रेस्टोरेंट में आया। खाना खाने के दौरान आयशा ने बात शुरू की। गाज़ी, वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलो। गाज़ी पानी पीता हुआ बोला। वो अभी आयशा ने हिम्मत करके बात को आगे बढ़ाया ही था कि गाज़ी के घर से कॉल आ गई, इसकी मम्मा की। उन्होंने गाज़ी को फ़ौरन घर पहुँचने का कहा था। सॉरी आयशा, तुम्हारी बात बाद में सुनूँगा, अभी मामा ने जल्दी से घर बुलाया है। गाज़ी बिल अदा करने के बाद गाड़ी की चाबी उठाता हुआ बाहर निकल गया। आयशा भी इसके पीछे चल दी। आ गई तुम? आयशा कमरे की तरफ जा रही थी कि पीछे से इसको किसी ने आवाज़ दी। वो एक्स्ट्रा क्लास थी मेरी, इसलिए। आयशा घबराती हुई बोली, देखो आयशा, माँ तो तुम्हारी मर चुकी और बाप भी, तो मैं सौतेली सही माँ तो हूँ तुम्हारी। कल वो लोग आएंगे, शराफत से इनके साथ चली जाना, समझी? बहुत होगी पढ़ाई, अब अपनी माँ के धंधे में इसका साथ दो। आपको शर्म नहीं आती दूसरों की बहन बेटियों को बेचते हुए? और अब आप ये कह रही हैं कि मैं भी अपनी इज्जत को भरे भरे बाजार में नीलाम कर दूं? भूल है आपकी कि मैं ऐसा वैसा कुछ करने वाली हूँ, और अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आयशा कहती हुई कमरे में चली गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाती तुम इनके साथ। पार्टी ने तुम्हें पसंद किया है, एडवांस मैं ले चुकी हूँ, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, और नीलम बेगम को यह काम अच्छे से करने आते हैं। हेलो मिस्टर फराज, अपने आदमियों को कल भेज दीजिएगा। आयशा आ जाएगी या फिर आप खुद हमारे घर आ जाइएगा, आपकी खिदमत करने का मौका भी मिल जाएगा। नीलम बेगम कमीनगी दिखाती हुई बोली, पता नहीं ऐसी औरतें जहन्नुम में के किस दर्जे में होंगी। मम्मा खैरियत, आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया? गाजी घर आया तो अपनी माँ सबाहत बेगम से सवाल करने लगा, किस लड़की के साथ थे तुम अभी कुछ देर पहले? सबाहत बेगम बेड से उठकर गाजी के पास आई। मामा, वो आयशा है जिसके बारे में कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी।
गाजी अपनी माँ के पास आता हुआ बोला, जो भी है वो, अभी क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? हाँ बोलो, इसी तरह से तुम सरेआम बाजार में हमारी इज्जत का जनाजा निकालोगे, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ की इस माशरे में कितनी इज्जत है। सब मिट्टी में मिलाना चाहते हो तुम? सबाहत बेगम आवाज को ऊंचा करती हुई बोली, प्लीज मामा, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप इस बात को खींच रही हैं। मेरे कहने पे वो आई थी और मैं इसे 3 साल से जानता हूँ, ऐसी नहीं है वो जैसा आप समझ रही हैं इसको। गाजी तहम्मुल से अपनी बात मुकम्मल कर रहा था, और मेरी एक बात आप अच्छे से समझ लें, शादी मैं सिर्फ आयशा से करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आयशा से। और ये कान आपके एमन ने भरे हैं क्योंकि वो मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद है, और आप भी ये चाहते हैं कि आपकी भांजी इस घर की बहू बने। आखिरकार सगे तो वही हैं आपके, मैं तो ठहरा सुतेला। गाजी की आंखें भीग चुकी थी। पागल हो गए हो तुम मुझे मेरी सगी औलाद से भी ज्यादा अजीज हो। अरमान और शानजे से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे बच्चे, आज तो ऐसा कह दिया, आइंदा ना कहना। सवाद बेगम अपने लाडले बेटे के आंसू पोंछते हुए बोली, 4 साल के थे तुम जब तुम्हारे मरहूम वालिद तुम्हें मेरे पास लेकर आए थे। तब मेरी कोई और औलाद नहीं थी, तुम ही मेरा सब कुछ थे, तभी, तब भी और आज भी। बस इतना मैं इतना चाहती हूँ कि अब तुम तब तक इस लड़की से नहीं मिलोगे जब तक वो तुम्हारी महरम नहीं बन जाती। सबाहत बेगम गाजी को गले लगाती हुई बोली, सच मामा, आप सच कह रही हैं, मुझे पता था आप मान जाएंगी। आयशा बहुत अच्छी लड़की, आपको जरूर पसंद आएगी। सबाहत बेगम और इनके शोहर ज़िशान की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन इन्हें औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ। फिर एक दिन ज़िशान को सड़क पर रोता हुआ बच्चा मिला, वो इसे घर ले आए। इसके माँ बाप खानदान का कोई पता लगाया पर नाकाम रहे। सबाहत ने इस बच्चे का नाम गाजी रखा और इसे माँ बनकर पाला। गाजी जब 6 साल का हुआ तो सबाहत बेगम को अल्लाह ने एक और बेटे से नवाजा, और इसके बाद एक बेटी से। इनका खानदान मुकम्मल हो चुका था। फिर कुछ अर्से बाद ज़िशान का इंतकाल हो गया। सबाहत बेगम ने हिम्मत न हारी और अपने शोहर के बिजनेस को संभाला, और आज इनकी कंपनी को पाकिस्तान की बेस्ट कंपनी होने का एजाज़ भी हासिल है। जितना मैं लोगों की कंपनियों के बारे में पढ़ती हूँ ना, पाकिस्तान की कंपनी के बारे नावल में, अगर ये रियल में होती ना तो थोड़ा थोड़ा पैसा सारे ने मुझे दे ही देना था, इतना प्रमोट करती है इन्हें। इसके साथ साथ सबाहत बेगम ने पूरे पाकिस्तान में औरतों की फलाह बहबूद के लिए मखसूस अदारे में मुतारिफ करवाए हैं। कौन कहता है कि ये मर्दों का माशरा है? अगर औरत जान की तरह खड़ी हो जाए तो इसके सामने सब शेर हो जाता है। हेलो आयशा, गाजी कॉल करके फ़ोन कान के साथ लगाता हुआ बोला, जी जी, इतनी सुबह कॉल की? खैरियत? आयशा घबराती हुई बोली, सब खैरियत है, बस ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं 2 दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। वापस आऊँगा तो मम्मा के साथ तुम्हारे घर आएंगे, मैंने कहा था ना, मम्मा मान जाएंगी, और देखो जल्दी हम साथ होंगे। गाजी की खुशी की कोई इंतहा ना थी जब से इसकी माँ इस रिश्ते के लिए राजी हुई थी। कब आएंगे वापस आप? गाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। आयशा रोती हुई बोली, रोना बंद करो, मुझे रोने वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, जानती हो तुम, और मैं तुम्हारी आंख पे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, फोन रखता हूँ, सर की कॉल आ रही है। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। आयशा फोन रखती हुई बोली, अरे ओ बीबी, नाश्ता बना के नहीं? अब तक एक तो तेरी आंख नहीं खुलती और ऊपर से इतनी सुस्त है तू कि बस ना पूछो। अनीला बेगम ने किचन में आते ही जन्नत को डांटना शुरू कर दिया। अनीला बेगम ने, अनीला तो, अच्छा उसका नाम तो नीलम था। मामी, वो आज छुट्टी थी तो इसलिए देर से आंख खुली। जन्नत चाय कप में डालती हुई बोली, बहुत जबान चढ़ने लगी है तेरी, मनहूस, बंद कर अपना मुंह अपना। अब वो जन्नत के बाल खींच रही थी, जबान कम और जल्दी हाथ चलाया कर, समझी, डाइन कहीं की। मामू चाय, सॉरी वो आज लेट होगी। जन्नत नम आंखों से बोली, इधर आओ मेरे पास। वकार साहब प्यार से जन्नत को बुलाने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम पर तपती धूप का साया भी नहीं पड़ने दूंगा, जैसे तुम्हारी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करता था। वकार साहब हाथ जोड़कर जन्नत से माफ़ी मांगने लगे। इसमें इनका कोई कसूर नहीं था। ये तो किस्मतों के खेल होते हैं जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मामू, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, आपके लिए तो मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। जन्नत अपने मामू को सहारा देते हुए बोली, ये किसकी बुराइयाँ हो रही हैं? यकीनन मेरी ही हो रही होंगी। काम ऐसे करोगे तो बुराइयाँ ही होंगी, कौन सा अच्छाइयाँ होंगी। चल, तेरा नाटक खत्म हो गया हो तो जाकर सफाई कर, या फिर तेरे माँ बाप कब्र से आकर करेंगे। जन्नत कमरे से निकल गई। अरे तुम तो कमरे से बाहर ही नहीं आई कल से। नीलम बेगम आयशा को कमरे से बाहर आता देखकर बोली, बस ऐसे ही मामा, वो आपसे कुछ बात करनी है। मैंने बताया था ना आपको कि गाजी मुझे बहुत पसंद करता है, और मैं भी। वो लोग कुछ दिनों तक आ रहे हैं मेरा हाथ मांगने। आयशा घबराती हुई बोली, मामा, मैं गाजी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी आपके बारे में। बस आप मुझे गाजी की ज़िंदगी में शामिल होने दें, मैं इसकी इमानत हूँ, और आप जो मुझसे कह रही हैं वो मेरे लिए गुनाह है, गुनाह। ये तो अच्छी बात है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। रात को काफ़ी सोचा मैंने कि तुम्हारे साथ ज्यादती करूंगी तो मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं भी ये सब तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रही थी, लेकिन अब तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। नीलम बेगम चालाकी से बोली,
तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। कल से कुछ खाया नहीं मेरी बच्ची ने। अपनी माँ से कोई ऐसे नाराज़ होता है? नीलम बेगम आयशा को शीशे में उतार रही थी, लेकिन आयशा समझी कि शायद इसकी माँ इसे इस घटिया धंधे से दूर रखेंगी और अब वो गाजी के साथ अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकती है। 5 मिनट के बाद नीलम बेगम आयशा को जूस देकर चली गई। मत पीना जूस, मुझे तो कुछ जूस ही खराब लग रहा है। आयशा जूस पीकर गूंदगी में जाती जा रही थी। बस इसे सब सुनाई तो दे रहा था, मगर इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। ले जाओ इसे, और हाँ, ठीक जगह पहुंचाना इसे। एडवांस ले चुकी हूँ मैं। नीलम सफाकी से बोली। वैसे भी आजकल पुलिस हमारे अड्डों पर छापे मार रही है। ध्यान से। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। माँ प्लीज ऐसा मत करें। वो गूंदगी की हालत में अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। शायद इसकी सौतेली माँ, जिसने इसे सिर्फ इसलिए पाल कर जवान किया कि उसके काम में इसका साथ देगी। अगले दिन आज आयशा की कोई कॉल नहीं आई। क्या पता वो आज यूनिवर्सिटी ना आए। जन्नत, जो कि कब से आयशा की कॉल का इंतजार कर रही थी, खुद ही रिक्शा करके यूनिवर्सिटी पहुंची। काफ़ी देर कॉल करने पर भी कोई जवाब ना मिला। इसकी अम्मी के नंबर पर कोशिश करती हूँ, क्या पता वो उठा ले। आयशा ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। दूसरी तरफ से जवाब मसूल। कौन कौन बोल रहा है? नीलम बेगम मुक्ताई हुई बोली। जी वो मैं आयशा की जन्नत बात कर रही हूँ, आयशा की दोस्त। आज आई नहीं आयशा यूनिवर्सिटी, और ना ही मेरा फ़ोन उठा रही है। तबीयत ठीक है इसकी? जन्नत परेशान होती हुई बोली। दरअसल आयशा अपनी कज़न की तरफ रहने गई हुई है, 2-3 दिन तक आ जाएगी। नीलम ने बड़ी चालाकी से बात को घुमाया। अच्छा, आयशा ने तो कभी नहीं बताया कि इसकी कोई कज़न है? जन्नत हैरानी से बोली, जबकि दूसरी तरफ से फ़ोन कट चुका था। तीसरे दिन वो लोग आयशा को वो घर छोड़ करके और कुछ पैसे भी दिए। आयशा को होश बिल्कुल नहीं था। इसकी सौतेली माँ, जिसको इसने माँ का दर्जा दिया था, इसे यूं दरिंदों के सामने छोड़ देगी, इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नीलम बेगम इसके कमरे को ताला लगाकर घर के दरवाजे को भी बंद करके चली गई। इन्हें किसी पार्टी में इन्वाइट किया गया था। मैं गाजी को क्या जवाब दूंगी कि इसके जाने के बाद मैं अपनी इज्जत की हिफाजत ना कर सकी? इसकी ईमानत में खयानत कैसे की मैंने? कैसे? आयशा पागलों की तरह कमरे की हर चीज़ को तहस नहस कर रही थी। नहीं जी, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये कहकर इसने दराज से नींद की गोलियां निकाली और सारी खा ली। मुझे माफ़ कर देना गाजी, मैं आप तुम्हारे काबिल नहीं रही। गंदी हो चुकी हूँ मैं, नापाक, और मुझ जैसा नापाक और गंदा वजूद इस लायक नहीं है कि तुम्हें कोई खुशी दे सके। जन्नत को जब आयशा की मौत की खबर हुई थी, वो मरे हुए कदमों के साथ इसके घर पहुंची। वो होशो हवास खो चुकी थी। नीलम बेगम अच्छी एक्टिंग कर रही थी सबके सामने और रो रो कर ये कह रही थी कि कुछ दिनों से परेशान थी। फिर अचानक जब वो घर आई, कमरे की तरफ बढ़ी तो इसके मुंह से झाग निकल रही थी। इसका वजूद मुर्दा हो चुका था। जन्नत के मामू की तबीयत खराब हो गई थी, वरना इसने सोचा हुआ था कि वो आयशा के घर जाकर इसका पता करेगी कि वो 3 दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई। लेकिन अगले दिन इसकी मौत की खबर ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। आयशा को इस दुनिया से गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। जन्नत भी 3 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि आयशा अब इस दुनिया में नहीं रही। देखा, जिन लड़कियों के ज़्यादा पुरजे निकल आते हैं ना तेरी तरह, तो वो खुदकुशियाँ ही करती हैं। अनीला बेगम जन्नत को ताने दे रही थी। पता नहीं किसके साथ मुँह काला करके आई होगी और बाद में बदनामी के डर से अपनी जान दे दी। तुम भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो ताकि हम तुम्हें भी यहाँ से चलता करें। कल को कुछ हो गया तो हम भी मुँह छुपाते फिरेंगे। अब दफ़ा हो, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? चाय बनाकर ला मनहूस। जी, जन्नत के लिए एक आयशा ही तो थी जिसको वो अपनी सारी दिल की बातें करती थी। कोई भी परेशानी होती तो वो इसे बताती। बहनों जैसा रिश्ता था। जन्नत को अकेले ही सब बर्दाश्त करना था। गाजी 1 हफ्ते बाद वापस आया। आयशा का नंबर काफ़ी बार लगाने पर भी उसे कोई जवाब ना मिला, तो इसने आयशा के घर जाने की सोची। लाहौर में इसने अपना फ़ोन बंद किया हुआ था क्योंकि वो एक मिशन पे था। वापस आने पर इसने सबसे पहले आयशा का नंबर मिलाया। सुबह से शाम होने तक आई थी, लेकिन कोई जवाब ना आने पर वो परेशान हो चुका था। आ रही हूँ, इस वक्त कौन आ गया है? नीलम बेगम गुस्से से दरवाज़ा खोलने लगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं गाजी हूँ। आयशा कहाँ है? सॉरी, इस वक्त आपको परेशान किया। गाजी 3 सालों में पहली बार आयशा के घर आया था। तो तुम हो गाजी? इंस्पेक्टर गाजी। नीलम बेगम गौर से गाजी का मायना कर रही थी। अंदर आओ, आयशा को बुला दें। गाजी सोफे पर बैठा हुआ बोला, कैसे बुलाऊं? कैसे? वो बहुत दूर जा चुकी है। नीलम बेगम ने वैसी अदाकारी में अच्छी खासी महारत रखती थी। क्या मतलब है आपका? कहाँ चली गई है वो? बताएं। गाजी की आवाज़ बैठ चुकी थी। ये ख़त छोड़ के गई है वो। ये नावल मैंने पढ़ा हुआ है। शायद आप लोगों के साथ शेयर ना किया हो, लेकिन ये नावल मैंने अकेले में पढ़ा था। ये शायद आप लोगों के साथ, बट डोंट नो, लेकिन लगता है कि मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है। अगर वही हुआ तो नीलम बेगम गाजी को एक कागज़ पकड़ाते हुए बोली, कुछ दिनों से बहुत परेशान थी वो। मैंने पूछा भी, लेकिन कोई डर था इसे कि यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा रही थी। खत पढ़कर गाजी के चेहरे के तासरात बदल गए। जन्नत वो तो इसकी दोस्त थी, बहन मानती थी उसे। गाजी चीखता हुआ बोला, वो कोई दोस्त नहीं थी। खत पढ़कर मुझे भी बहुत हैरानी हुई। वो एक स्मगलर थी, लड़कियों को बेचती थी। मेरी आयशा को भी इसने दरिंदों के आगे डाल दिया। मेरी बच्ची ने खुदकुशी कर ली। अपनी माँ का भी नहीं सोचा उसने। हाय मेरी बच्ची। मुझे लग ही रहा था ये उन्हें। मुझे लगता है मैंने पहले रीड किया है ये, इधर नहीं किया, शायद अकेले में ही है। वैसे
मेरी बच्ची ने खुदकुशी कर ली, अपनी माँ का भी नहीं सोचा उसने। हाय मेरी बच्ची अकेले ही सब बर्दाश्त करती रही, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। गाजी की रूह को निकाल दिया इसने, इसकी मोहब्बत का कत्ल किया है। गाजी बच्चों की तरह रो रहा था। देखो बेटा, उनका बहुत बड़ा गैंग है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। इन सब के पीछे कौन है कोई नहीं जानता। फिलहाल तुम्हें ये सब मालूम करना है। हिम्मत करो, तुम ही मेरी बच्ची को इंसाफ दिला सकते हो। नीलम रोते हुए बोली। मर्दों को काबू करना वो अच्छे से जानती थी और गाजी जैसे जख्मी शेर को इसने आसानी से अपने जाल में फंसा दिया। आप फिक्र न करें, ऐसे सजा दूंगा कि मौत भी मांगेगी तो नहीं दूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बेटा मैं तो कल अपनी बहन की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगी लाहौर में, अब यहाँ मेरा क्या काम। नीलम अपने झूठे आंसू साफ करती हुई बोली। गाजी बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से निकल गया। नीलम बेगम अपना काम कर चुकी थी। पूरी होशियारी से गाड़ी को हवा की तरह दौड़ाते हुए वो कब्रिस्तान पहुंचा और आयशा की कब्र के साथ लिपट कर रोने लगा। ओके, सो गए शायद। मेरा इंतज़ार तो किया होता, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी हमने, मुझे कुछ तो बताया होता। कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ वापस आ जाओ, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। आयशा आयशा कुछ तो बोलो। गाजी पागलों की तरह चीख रहा था। कसम खाता हूँ मैं जब तक तुम्हारे कातलों को सजा ना दूँ चैन से नहीं बैठूंगा। गाजी चीखते हुए बोला। बारिश भी अचानक ही शुरू हो गई। बिजली गरजने की आवाज़ से जन्नत की आँख खुली। वो ऐसे ही डर जाती थी। बादलों के गरजने की आवाज़ इसे खौफजदा कर देती थी, पर अब तो ये खौफनाक बादल उसकी ज़िंदगी में तबाही मचाने वाले थे। लड़की की तस्वीर भेज दी है मैंने, शाम तक काम हो जाना चाहिए। गाजी फ़ोन पर किसी को हिदायत दे रहा था। अब मैं बताऊंगा मैडम जन्नत, तुमने मेरी आयशा को मुझसे छीना है। तुम्हारी ज़िंदगी को दोज़ख से भी बदतर ना बनाया तो मेरा नाम भी गाजी नहीं। जन्नत यार मैं सच कह रहा हूँ। मैं जल्द ही अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेजूंगा। अमीर ने जन्नत को एकेडमी से निकलते देखा तो इसके पीछे चल पड़ा। प्लीज़ अमीर, जब आपकी अम्मी मान ही नहीं रही तो आप मुझे झूठे दिलासे क्यों दे रहे हैं। जन्नत ने कदमों को रोका और पीछे मुड़कर अमीर को कहा। आपकी अम्मी तो इस बहू को लाएंगी जो ढेर सारा जहेज लेकर आएगी, और मेरे मामू के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपकी फरमाइशों की लिस्ट पूरी कर सके। तुम तो ऐसे ना कहो, एक तुम ही तो हो जो मेरी हर बात को अच्छे से समझती हो। अमीर जन्नत के चेहरे को अपने हाथों के हिसार में लेता हुआ बोला। जन्नत और अमीर एक दूसरे को कुछ महीनों से जानते थे। जब जन्नत ने अकेडमी ज्वाइन की थी तब से अमीर जन्नत को पसंद करने लगा था और जन्नत भी। अमीर भी अकेडमी में पढ़ाता था। जन्नत ने अमीर से कोई बात नहीं छुपाई थी अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ अमीर जानता था। अमीर काफ़ी वक्त से अपनी मम्मी को मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर इसकी अम्मी बहुत ही अपनी ही ज़िद पर अड़ी थी कि वो बहू उस लड़की को बनाकर लाएंगी जो अपने साथ भारी जहेज लाएंगी। लेकिन अमीर भी अपनी माँ की तरह ज़िद्दी था। वो भी जन्नत के अलावा किसी और के बारे में सोचने का रवादार नहीं था। अच्छा आओ मैं छोड़ देता हूँ। अमीर जन्नत का हाथ पकड़कर उसको अपनी बाइक की तरफ लेकर जा रहा था। नहीं मैं चली जाऊँगी, आप रहने दें। जन्नत अमीर के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। मैंने कहा ना छोड़ दूंगा मैं, बैठो। अमीर मसनूई गुस्सा दिखाता हुआ बोला। वरना मैं उठाकर खुद भी बिठा सकता हूँ। इतने में अमीर का फ़ोन बजने लगा। जन्नत तुम एक काम करो, तुम खुद चली जाओ। आप ही की कॉल आई थी, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, सॉरी। अमीर कान पकड़ते हुए बोला। मैं तो वैसे भी खुद ही जा रही थी। अल्लाह हाफिज़। घर पहुंचकर आंटी की तबीयत के बारे में इत्तला लाजमी कर दीजिएगा। जन्नत अभी कुछ फासले पर पहुंची थी कि एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। आगे रुकी। जन्नत डर के मारे 2 कदम पीछे हुई। गाड़ी में से 4 अफराद, लंबे तिरंगे मजबूत जिस्म के आदमी बाहर आए। उन्होंने जन्नत को बाजू से पकड़ा और बेहोशी वाली दवाई दी जो उन्होंने पहले से रुमाल पर लगाई हुई थी। जन्नत के मुंह पर रुमाल रखा। जन्नत वहीं बेहोश हो गई। अकेडमी से घर जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से कोई जन्नत की मदद न कर सका। एक तो पता नहीं पाकिस्तान की सड़कें वैसे तो बड़ी चलती रहती हैं, गाँव की सड़क भी इवन इतनी ज़्यादा चलती है, और जब ऐसी सिचुएशन हो ना सारी सड़कें बंद हो जाती हैं। अजीब। अगर होता भी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से वाक़यात रोनमा होते हैं जो दिन की रोशनी में भरे बाज़ारों में होते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं होता। सही बात है, और फिर लोग उम्मीद रखते हैं कि उनकी मदद की जाए। तेरे भांजी का कुछ पता नहीं है, 9 बजने वाले हैं पर मनहूस अब तक घर नहीं आई। मैं बता रही हूँ अगर कोई चांद चढ़ा कर आई ना तो जान से मार दूंगी। अनिला बेगम जो कब से जन्नत का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो 8 बजे तक आ जाती थी। वकार साहब भी परेशान थे और अनिला के ताने उनकी बेचैनी में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। जन्नत जैसी होश में इसने देखा कि वह एक स्टोर नुमा कमरे में बंद है जहाँ पुराना फर्नीचर पड़ा है। भाग कर दरवाजे के पास गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी जो कि बाहर से बंद था। खुदा का वास्ते दरवाज़ा खोलो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों ऐसे बंद किया है, मुझे जाने दो। जन्नत चीख कर थक गई तो दरवाजे के पास बैठ गई। इतने में दरवाज़ा खुला। कदमों की आहट की आवाज़ जब जन्नत की कानों में पड़ी तो जन्नत ने जैसे ही चेहरा ऊपर किया उसकी आसान खता हो गई। गाजी को अपने सामने देखकर वो चौंक गई। गाजी भाई आप ये देखे ना, पता नहीं कौन लोग हैं जो मुझे ऐसे उठा कर लाए हैं। कौन लोग नहीं, तुम सामने बैठा तुम्हारा भाई गाजी भाई है।
प्लीज़ इनसे कहीं मुझे जाने दें। गाजी जन्नत के पास आया और बालों से पकड़कर उसे खड़ा किया। जन्नत की सब्ज़ आंखें गाजी का रवैया देखकर सकते में चली गई। मैं ही लेकर आया हूँ तुम्हें। मैं गाजी आंखें निकालता हुआ बोला, पर क्यों? मेरा कसूर क्या है? जन्नत इल्तिजाई नज़रों से गाजी को देख रही थी। ओह, तो मैं तुम्हें बताऊँ? ग्रेट एक्टिंग, पर तुम्हारी ये अदाकारी मेरे सामने नहीं चलेगी। कसूर जाना चाहती हो? शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बहन जैसी दोस्त के साथ ये सब करते हुए? उसे बेआबरू करते हुए कातिल हो तुम, कातिल मेरी खुशियों की, मेरी आयशा की। और ये जो तुम्हारा धंधा है ना, जल्द ही सब पता लगा लूँगा कि वो और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ और किसके कहने पर तुमने ये किया। गाजी ने एक झटके से जन्नत को अपने से दूर फेंका। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती। आयशा को मैंने नहीं मारा, वो मेरी बहन थी। और ये धंधा क्या होता है? मेरा कोई धंधा नहीं है। जन्नत ने रोते हुए जुमला पूरा किया, लेकिन गाजी की आंखों पर बदले की पट्टी बंधी हुई थी। बकवास बंद करो। चोर कोई कब मानता है कि उसने चोरी की है? बीजान बीजान, गाजी अपनी बूढ़ी मुलाजमा को बुला रहा था जो काफ़ी अरसे से उनके घर काम करती थी। गाजी इन्हें एहतरामन बीजान कहता था। कपड़े ले आए और इसे तैयार करते। निकाह है इसका कुछ देर में। वैसे ना, अगर रिवेंज लेना है ना, तो वैसे रिवेंज ये बनता है, लाइक अगर लड़की तुम्हें लग रहा है कि उसने गलत किया, तुम उसकी बात नहीं मान रहे, तो रिवेंज हिसाब से ये बनेगा कि तुम उसे सजा दो, लॉकअप में डालो, या फिर लाइक जैसा उसने आयशा के साथ किया वैसा तुम उसके साथ करो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। ये होती है सज़ा। या अगर उसने थप्पड़ मारा तो तुम उसे थप्पड़ मारो। नावल में क्या होता है? सज़ा निकाह होती है। अजीब बात है भाई, अजीब है। मतलब इस चीज़ की मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। और हाँ, अगर ये पहनने से इनकार करे तो मुझे बुलाइएगा, मैं अच्छे से पहना दूंगा। गाजी खूंखार नज़रों की तपिश जन्नत पर डालता वो कमरे से बाहर निकल गया। गाजी जन्नत को अपने फार्म हाउस ले आया था, जो कि ज़्यादातर गेस्ट के इस्तेमाल में होता था। नहीं, आप तो मेरी मदद करें, आपकी भी तो कोई बेटी होगी, आपको उसका वास्ता। जन्नत बीजान के कदमों में बैठकर उससे मदद की भीख मांग रही थी। देखो बेटा, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती। शाह बेटे जो कह रहे हैं मान लो। गाजी जब कोई बात ठान लेता है वो करके रहता है। बीजान जन्नत को प्यार से समझाते हुए बोली, क्योंकि वो गाजी के गुस्से को अच्छे से जानती थी। बीजान जन्नत को कपड़े देकर चली गई। जन्नत ने जब कपड़े निकाले तो ख्यालों की एक वादी में चली गई। या उमैर हो सकता है। जब मेरा निकाह होगा तो मैं इस तरह का ड्रेस लूँगी। जब जन्नत उमैर को मोबाइल पे एम्ब्रॉयडरी से बने हुए ड्रेसेस की तस्वीरें दिखाती हुई बोली, मैंने कुछ और ही सोचा है। उमैर जन्नत के हाथों से मोबाइल लेता हुआ बोला, क्या? जन्नत उमैर के चेहरे की तरफ देखती हुई बोली, रेड कलर का दुपट्टा और सफ़ेद कलर का कुर्ता पजामा, वैसे भी तुम पे सफ़ेद कलर बहुत जचता है। उमैर जन्नत के बालों की लटों को पीछे करता हुआ बोला। जन्नत ड्रेस पहन चुकी थी जो कि बिल्कुल उसी रंग में था जो उमैर ने उसके लिए सोचा था। उमैर, आज ये ड्रेस तो है मगर किसी और की दी हुई। अपनी जन्नत को माफ़ कर देना। बीजान अंदर आई और जन्नत को लेकर नीचे ले आए। गाजी के कुछ दोस्त और गवाहान की मौजूदगी में निकाह हुआ और जन्नत अब एक गुमनाम रास्ते पर चलने वाली थी जिसकी कोई मंजिल ना थी। अभी तक क्यों बैठे हो? अब नहीं आने वाली, वो जा चुकी है। इसीलिए मना करती थी कि मत पढ़ाओ, लेकिन नहीं, तुम पे तो भांजी की मोहब्बत का भूत सवार था। अनीला बेगम ने वकार साहब को बैठे देखा तो बोली, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मेरी भांजी ज़रूर आएगी। वकार साहब अपने आंसू साफ करते हुए बोले। बीजान जन्नत को गाजी के कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। जन्नत ने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन कोई जवाब न आने पर दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। जन्नत अंदर गई, इसकी सांस फूल रही थी, इसे डर था कि इसका मिजाजी खुदा अब क्या करने वाला है। तो गाजी खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। सोचो बेगम, गाजी तुम मुझसे शादी पे क्या गिफ्ट करोगे? आयशा फ़ोन पे गाजी से बात कर रही थी कि अचानक उसके जहन में सवाल आया, जो आप कहें गाजी की जान। गाजी बोला, मुझे ना रिंग्स बहुत पसंद है। आयशा खुशी से बोली। सिगरेट की कश लगाता वो अपनी दुनिया से बाहर आया, आंखों से आंसू जा रहे थे। गाजी को पता था कि जन्नत कमरे में आ चुकी है, पर इसने कोई तवज्जो ना दी। कुछ देर बाद गाजी सिगरेट को जूते से मसल कर पीछे मुड़ा तो जन्नत वैसे ही खड़ी थी। चेहरे से डर और खौफ सामने जाहिर था। गाजी जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था, जन्नत भी डर से अपने कदमों को पीछे हटाती जा रही थी। अचानक ही जन्नत दीवार के साथ जा लगी। उसे गाजी की लाल आंखों से खौफ आने लगा। डर के मारे आंखें बंद कर ली। तुम जैसी लड़की को छूना मेरे लिए गुनाह से कम नहीं है। गाजी जन्नत के चेहरे के पास अपना चेहरा लाता हुआ बोला। वो जन्नत की बेतरतीब होती हुई धड़कन को बआसानी महसूस कर सकता था। गाजी ने जन्नत का बाजू पकड़ा और इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। जन्नत वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। उसे इस सुनसान घर से खौफ आ रहा था। काफ़ी देर वह दरवाज़ा खटखटाती रही, पर गाजी को जन्नत की किसी बात में दिलचस्पी नहीं थी। एस्ट्रे सिगरेट से भर चुकी थी, मगर गाजी के अंदर जो आग लगी हुई थी वो बुझने के बजाय मज़ीद सुलगती जा रही थी। फजर की अजान से जन्नत की आंखें खुली, जो कुछ देर पहले ही लगी थी। वो फर्श से उठी और कमरे के दरवाजे को हल्का सा हाथ लगाया तो वो खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा तो गाजी नहीं था, पर कमरे से आती हुई बेतहाशा सिगरेट की स्मेल से वो ये अंदाज़ा लगा सकती थी कि गाजी रात भर सोया नहीं। कुछ देर बाद बीजान आई। उनके हाथ में 2 शॉपिंग बैग थे। ये साहब ने दिए हैं। बीजान जन्नत को बैग्स पकड़ाती हुई बोली,
इतने में गाजी भी अंदर आया। जॉगिंग से वापस आने के बाद वो काफ़ी लाज में पीता था। साहब आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? बीजान गाजी को अंदर आता देखकर बोली, आज आप नहीं ये कॉफ़ी बनाएंगी, आप जाएं यहाँ से। गाजी कहता हुआ फ्रेश होने चला गया और वापस आने के बाद बगैर जन्नत को देखे सोफे पर मोबाइल लेकर बैठ गया। जन्नत को रात वाली गाजी की गुस्से भरी लाल आंखें याद आई। गाजी के आने के बाद जन्नत ने शॉपिंग बैग में से एक ड्रेस निकाला और वॉशरूम चली गई। वापस आई तो गाजी सोफे पर बैठा मोबाइल के साथ लगा हुआ था। ये तुम्हारा फ़ोन। गाजी जन्नत को उसका फ़ोन पकड़ाता हुआ बोला। इतने में जन्नत का मोबाइल बजने लगा। स्पीकर ऑन करो। गाजी जन्नत के पास आता हुआ बोला। जन्नत ने कांपते हुए हाथों से स्पीकर ऑन किया क्योंकि इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर जो नंबर जगमगा रहा था वो उमैर का था। हेलो। कपकपाते हाथ लड़खड़ाती आवाज़ से जन्नत बोली। जन्नत कहाँ हो तुम? रात से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता है हमारा काम हो गया है। जन्नत को तो मालूम था कि उमैर किस काम की बात कर रहा है, पर गाजी ने ये सुनते ही जन्नत के हाथों से फ़ोन लिया और दीवार पर जोर से मारा। क्या कह रहा था ये? उमैर के बच्चे दाल दाल कच्चे, तुम सीधी तरह नहीं बोल सकते थे कि अम्मी ने कहा के लिए मान गई है, काम हो गया है। क्या कह रहा था ये? कौन सा काम? हाँ बोलो। गाजी ने जन्नत के बालों को जोर से खींचा और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। ये भी तुम्हारे साथ शामिल है? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। गाजी तो दर्द हो रहा है, छोड़े। जन्नत की सब्ज़ गहरी आंखों से आंसू लहरों की तरह बहना शुरू हो गए। रोना बंद। ये ड्रामे मेरे सामने करने की कोशिश भी मत करना। और तुम क्या समझती हो तुम कुछ नहीं बताओगी? तुम्हें तमाशा देखता रहूँगा? नहीं चलती। तुम अपने साथियों के साथ जेल में होगी। शक्ल क्या देख रही हो मेरी? दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। कॉफ़ी लेकर आओ और आज से मेरे सारे काम तुम करोगी। किसी काम में भी लापरवाही दिखाई तो ये हाथ पांव तोड़ दूंगा। गाजी जन्नत के बालों से अपनी गिरफ्त हटाता हुआ बोला। शाम को तुम्हारे घर जाएंगे और तुम वहां जाकर ये कहोगी कि तुमने मुझसे अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन अभी जन्नत कुछ कहती कि गाजी की कॉल आ गई और जन्नत कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ी। जन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि कॉफ़ी कैसे बनेगी, क्योंकि इसने कभी ज़िंदगी में कॉफ़ी नहीं बनाई थी। तुम्हारे पास फ़ोन है ना? वो तो उसने दीवार पे मार दिया था। उसे जो समझ आया उसने वो किया और कॉफ़ी को मग में डाला और गाजी के रूम की तरफ चलती हुई सब्ज़ आंखों में आती हुई नमी को दुपट्टे से साफ करते हुए हाथ में कॉफ़ी का मग थामे कमरे की तरफ बढ़ी। गाजी सोफे पर बैठा मोबाइल को गौर से देख रहा था। दरवाज़ा खुलने की आहट से उसका ध्यान सामने से आती हुई जन्नत पर पड़ा, जिसकी सब्ज़ रंग की आंखें इसके मकसद में खलल डाल रही थी। कॉफ़ी। जन्नत ने घबराते हुए कॉफ़ी का मग गाजी को पकड़ाया। गाजी ने बगैर उसे देखे कॉफ़ी का मग उसके हाथ से लिया और कॉफ़ी का एक सिप लेते इसके चेहरे के तासरात बदल गए। क्या है ये? हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ। गाजी ने गुस्से से कॉफ़ी का मग दीवार पर मारा और जन्नत का मुंह दबोचते हुए बोला। कॉफ़ी बनाई है तुमने? इसे कॉफ़ी कहते हैं? गिरफ्त सख्त हो चुकी थी। वो मुझे कॉफ़ी बनानी नहीं आती। आपने कहा था कि बना लो तो बना ली। जन्नत ने मुश्किल से जुमला पूरा किया। गाजी ने ज़ोर से उसे पीछे धकेला। दफ़ा हो जाए यहाँ से, निकलो और ये रोना धोना बंद करो। मुझे तुम्हारी असलियत पता है। मेरे सामने ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं, अभी तो शुरुआत है। आगे देखो तुम्हारी ज़िंदगी दोज़ख से भी बदतर बना दूंगा। फिर तुम अपनी ज़िंदगी अपनी ज़ुबान से अपना जुर्म कबूल करोगी। अच्छा, अगर इनको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता निकाह करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता तड़पा कर सज़ा देना चाहते हैं तो चलो ये भी मान लिया। फिर बाद में मोहब्बत किस चीज़ से हो जाती है भाई? मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। जिसके कत्ल का इल्ज़ाम आप मुझ पर लगा रहे हैं वो मेरी भी कुछ लगती थी। आयशा भी शख्स के पाँव में बैठ गई, लेकिन गाजी को इसकी कहाँ परवाह थी। वो तो बस इसे मुजरिम तस्लीम कर चुका था और अब इसकी सज़ा शुरू होने वाली थी। गाजी जन्नत को लिए आई थिंक उसके घर रवाना हो गया। गाड़ी घर के सामने रुकी। जैसा कहा वैसा ही होना चाहिए। अगर कोई फजूल बकवास की तो तुम्हारे पूरे घर को आग लगा दूंगा। अब उतरो गाड़ी से। जन्नत घर के अंदर दाखिल हुई। गाजी उसके पीछे था। अरे तू कहाँ मुंह उठा कर आ रही है? निकल यहाँ से। अनीला बेगम जन्नत को धक्के देने लगी। जोरदार धक्का देने पर जन्नत गिरने वाली थी कि गाजी ने उसे थाम लिया। मामी ये गाजी हैं, मेरे शोहर हैं। मैंने अपनी मर्जी से इनसे शादी की है। आपको बताती तो आप ये शादी ना होने देती। जन्नत आंखें नीचे करती हुई बोली। क्या कहा तुमने? शादी कर ली है तो यहाँ क्या करने आई है? अनीला बेगम ने जन्नत के चेहरे पर थप्पड़ ज़ीद करते हुए कहा। गाजी ये सारा मंजर देख रहा था पर इससे उन सबसे कोई मतलब नहीं था। बकार यहाँ आओ और देखो अपनी शरीफ भांजी की करतूत। बड़ी पारसा बनी फिरती थी। बकार साहब व्हील चेयर पर बैठे हुए बाहर आए। सुनो तुम्हारी बाकिरदार आई थी। भांजी शादी करके आई है, दुआएं नहीं दोगे? जन्नत ये सब सच है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ बेटा। बकार साहब जन्नत की तरफ देखते हुए बोले। जी मामू, मोमानी ठीक कह रही है। मैं कब तक ऐसे घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारती? मिला क्या है मुझे इस घर से? जन्नत आंखें बंद करके सब बोल रही थी और दिल ही दिल में अपने बाप जैसे मामू से माफ़िया मांग रही थी। जाओ यहाँ से और आइंदा ये शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं। अनीला बेगम ने जन्नत को बाजू से पकड़ा और घर से बाहर फेंक दिया। गाजी की कॉल आती थी जिसको अटेंड करने वो बाहर रखा था। दरवाज़ा बंद करके नीला बकार के पास आई। मेरी भांजी ऐसी नहीं है, मेरी बहुत हया वाली है। देख लिया आज
कितना कुछ कह कर गई है और तुम कुछ भी नहीं बोले। जन्नत ज़मीन से उठकर गाड़ी में बैठ गई। गाजी सब कुछ देखने के बावजूद गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। फार्म हाउस वापस आने के बाद जन्नत कमरे में चली गई। रो रो कर उसका बुरा हाल था। गाजी किसी काम से बाहर निकल गया। मगरिब की नमाज अदा करके जन्नत कमरे से बाहर आई। किचन में गई तो बीजान और इनके साथ एक और मुलाजमा खाने की तैयारी कर रही थी। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? बीजान ने जन्नत को किचन में आते देखा तो बोली। वो मैं अकेले बैठे तंग आ गई थी तो सोचा किचन में आकर आपका हाथ बटा दूँ। जन्नत घबराते हुए बोली। इतने में गाजी किचन में आता दिखाई दिया। खाना आपने ही जन्नत बनाएगी। एक और बात, आप में से कोई इसकी मदद नहीं करेगा। गाजी कहता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद जन्नत टेबल पर खाना लगा रही थी। गाजी बगैर कुछ बोले आकर बैठ गया। जन्नत भी पास ही खड़ी थी। गाजी ने पहला लुकमा ही लिया था। मिर्चें तेज होने की वजह से इसने पानी का गिलास जल्दी से पिया और गुस्से से जन्नत की तरफ देखा। बैठो इधर। जन्नत गाजी के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। गाजी ने प्लेट में सालन डाला और प्लेट जन्नत के सामने रख दी। जन्नत ये सब देखकर हैरान हो गई। बेटा सेकंड, एक क्या कहते हैं अनीला, इस चीज़ से इनकी कोई सेंस नहीं बनती। लाइक वो अपनी ममानी के घर रहती थी और मोस्टली ऐसा होता है कि ममानियाँ सारा काम करवाती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख जाता है सारी चीज़ें। और वैसे भी बताया भी गया था कि उसकी ममानी मतलब जैसे काम करवाती थी। सारी चीज़ें सीखने के बाद वो खाना ऐसा कैसे बना सकती है? चलो कॉफ़ी तो उसने नहीं बनाई कभी। बीजान एक प्लेट में ज़्यादा सारी लाल मिर्ची डाल कर ले आए। जब बीजान रख कर गई तो गाजी ने लाल मिर्ची जन्नत की प्लेट में डाल दी। चलो अब खाओ। गाजी जन्नत को कहने लगा। क्या जन्नत के 14 तबक रोशन होंगे? उसे नहीं पता था कि गाजी ये करने को कहेगा। खाओ। गाजी ने लुकमे बनाकर जन्नत के मुंह में ज़बरदस्ती डालने लगा। जन्नत की आंखों से ज़्यादा मिर्ची खाने की वजह से पानी निकलना शुरू हो गया, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। ये खाना बनाया है? अगर इसके बाद ऐसा खाना बनाया तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो, लड़कों के दिलों को बहलाना आता है, खाना नहीं बना सकती। गाजी ने गुस्से से प्लेट उठाई और जोर से फर्श पर पटक दी और उठकर चला गया। जन्नत वहीं बैठी अपनी किस्मत को रोने लगी। कुछ देर बाद बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी। रात का 1 बज चुका था पर गाजी का कुछ पता नहीं था। जन्नत गाजी का इंतजार करती करती बेड पर सो गई। वैसे वो बेड पर नहीं सोती थी। 1 हफ्ते से वो फर्श पर चादर डालकर सोती थी, वो भी गाजी के कहने पर। दरवाज़ा खुलने की आहट से जन्नत की आँख खुली। गाजी लटखड़ाते हुए कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। नशे से झूलता बेड के पास आया। जन्नत ये सब देखकर डर गई। बेड से उठकर साइड पर होगी। तुम क्या समझती हो तुम्हारी सज़ा ख़त्म होगी? नहीं, तुम्हारी सज़ा अभी शुरू हुई है। कितना प्यार करता था मैं आयशा से। ज़िंदगी थी वो मेरी और तुमने उसी का कत्ल कर दिया। गाजी पागलों की तरह चीखता हुआ बोला और अब वो जन्नत की तरफ बढ़ा था। मैंने कुछ नहीं किया। देख कितनी दफ़ा आपसे कह चुकी हूँ गाजी, प्लीज़ मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करे। जन्नत गाजी के सामने हाथ छोड़कर खड़ी होगी। झूठ बकवास नहीं मानता मैं। आयशा ने खुदकुशी करने से पहले ख़त में तुम्हारा नाम लिखा था। तुम्हारा। गाजी कहता हुआ बेड पर बैठ गया। 3 साल से उसे जानते हो, कभी उसकी राइटिंग नहीं देखी? इंसान राइटिंग ही मैच कर लेता है पागलों की तरह बस उठ के। और एक है भी पुलिस इंस्पेक्टर। यार अजीब है, कोई सेंस ही नहीं है। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इस वक्त मैं तुम्हारी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं हूँ। गाजी हाथ की इशारे से उसे कहने लगा। जन्नत बाहर निकल गई और बाहर सोफे पर जाकर लेट गई। गाजी ने पूरे कमरे की हालत बिगाड़ दी। वो गुस्से से बुरी तरह चीख रहा था। क्यों आयशा, क्यों छोड़ कर गई? मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। जन्नत बाहर बैठी गाजी के कमरे से आने वाली आवाज़ों से सहम चुकी थी। जन्नत की आंख 6 बजे खुल गई। मुश्किल से हिम्मत करके वो गाजी के कमरे में दाखिल हुई। रात वाले वाक़े से वो काफ़ी डर चुकी थी। सारा कमरा बिखरा हुआ था और गाजी बेड पर सोया हुआ था। शूज़ पहने ही जन्नत बेड के पास गई और आराम से गाजी के जूते उतारे और चादर गाजी के ऊपर डाली। मुझे नहीं पता गाजी आप किस खत की बात कर रहे हैं और मैं आयशा को क्यों मारूंगी? वो बहन थी मेरी। पता नहीं किसने ये गलतफहमी आपके दिल और दिमाग में डाल दी है। जन्नत बिखरा हुआ सामान उठाते हुए अपने आप से बातें कर रही थी। दिन में बीजान आई और जन्नत से सामान पैक करने को कहा। फिर वो दोनों गेट की तरफ चल दी। गाजी गाड़ी में बैठा इंतज़ार कर रहा था। कहाँ जा रहे हैं हम? जन्नत बीजान से पूछने लगी। गाजी साहब के घर। बीजान ने इतना ही कहा और गाड़ी में बैठ गई। जन्नत बिन के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी शाह हवेली के बाहर आकर रुकी। गाजी जन्नत को इग्नोर करता हुआ हवेली में दाखिल हो गया। मेरा बेटा आ गया? सबाहत बेगम गाजी के इंतज़ार में कब से खड़ी थी। भाई कैसे हैं आप? सबाहत बेगम से मिलने के बाद अरमान गाजी से मिला। और बताओ तुम्हारे दोस्त चले गए वापस? सबाहत बेगम गाजी से उसके दोस्तों के बारे में पूछने लगी। सब लोग लाउंज में बैठे हुए थे। गाजी ने इनसे ये कहा था कि उसके कुछ दोस्त आ रहे हैं बाहर मुल्क से, जिनको वो फार्म हाउस में रखेगा और ख़ुद भी कुछ दिनों के लिए वहीं रहेगा। जी मामा, आप आज सुबह ही गए हैं? गाजी नजरें चुराता हुआ बोला। इतने में बीजान जन्नत को लेकर अंदर दाखिल हुई। बीजान को तो सब पहचानते थे पर जन्नत को देखकर सब हैरान रह गए और ख़ासतौर पर अरमान, जिसकी नज़रें जन्नत की सब्ज़ आंखों पर ठहर से गई थी। ये कौन है? सबाहत जन्नत को देखकर बोला।
बोली, मामा ये बीजान की दूर की रिश्तेदार है, बीजान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो ये बीजान के साथ घर के सारे कामों में मदद करवाएंगी, मुलाजमा ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गाजी कहता हुआ अपने रूम की तरफ चला गया। जन्नत की आंखों से आंसू का एक मोती गिरा। बीजान, आप इस लड़की को क्वार्टर्स में ले जाएं। नाम क्या है वैसे तुम्हारा? सबात बेगम जन्नत को गौर से देखते हुए बोली। जन्नत। जन्नत नजरें नीचे किए खड़ी थी। ठीक है, अभी जाओ, थोड़ी देर आराम करो, रात के खाने का इंतजाम भी तुम ही करोगी। हमारे यहाँ सब जल्दी खाना खा लेते हैं और मुझे हर काम वक्त पर करने की आदत है, इसलिए तुम्हें भी तमाम काम वक्त पर करने होंगे। सबात बेगम जन्नत को समझाने के बाद कमरे में चली गई, पर एक शख्स जिसकी नज़रें अभी तक जन्नत पर टिकी हुई थी वो था अरमान। रात के खाने की टेबल पर सब मौजूद थे। जन्नत सबको खाना सर्व कर रही थी, साथ में एक और मुलाजमा उसकी मदद कर रही थी, शान से और एमन, जो कि अभी शॉपिंग करके आई थी। एमन सबात बेगम की इकलौती बहन की बेटी थी। एमन की अम्मी कुछ दिनों के लिए अपने बेटे से मिलने दुबई गई हुई थी और एमन को सबात बेगम के घर छोड़ कर गई थी। गाजी कब आए तुम? गाजी को एमन एक आंख नहीं भाती थी। आज ही आया हूँ। तुम बताओ खाला कैसी है और तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? गाजी प्लेट से हाथ साफ करता हुआ बोला। अच्छी जा रही है पढ़ाई भी। एमन शॉपिंग बैग्स मुलाजमा को पकड़ाती हुई बोली और खुद गाजी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। शाहजे की नज़र जन्नत पर पड़ी। ये कौन है मोम? नागवारी से जन्नत को देखती हुई बोली, ये मुलाजमा है, बीजान के रिश्तेदार। सबात बेगम देख कर बोली, सुनो लड़की, मैं ये सब नहीं खाती, मेरे लिए कुछ ऑयल फ्री बना कर लाओ। एमन जन्नत को हकारत भरी नज़रों से देखती हुई बोली, जी जी। जन्नत कहती हुई किचन की तरफ भड़की। गाजी वहीं बैठा ये सब देख रहा था। जन्नत रात के खाने के बर्तन धो रही थी कि अचानक अरमान किचन में है। सुने जन्नत। अरमान ने जन्नत को बुलाया। जी जी, आपको कुछ चाहिए? जन्नत कहती हुई फिर से अपने काम में लगी। खाना अच्छा बना लेती हैं आप? एक भाई ज़्यादा मिर्चियों होने पर डांटता है, एक भाई कह रहा है अच्छा बना लेती हो। पता नहीं क्या सच है। अरमान धीमे लहजे में बोला, जी शुक्रिया। इतने में गाजी वहाँ से गुजर रहा था। अरमान को जन्नत के साथ देखकर ठिठक सा गया। क्या हो रहा है? और अरमान तुम सोए नहीं अब तक? सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना? गाजी कह तो अरमान से रहा था, पर देख जन्नत को रहा था। और तुम लड़की, कॉफ़ी लेकर आओ 1 मिनट में, समझी? और अपने काम पर ध्यान दो। ओके भाई, गुड नाइट। अरमान कहता वो किचन से बाहर निकल गया। जन्नत वहीं खड़ी कांप कर रह गई। कॉफ़ी लेकर कमरे में आओ जी। जन्नत बस इतना कहकर जल्दी से कॉफ़ी बनाने लगी। उम्मीद थी कि इस बार वो कॉफ़ी सही से बना लेगी। जन्नत दरवाज़ा नोक करके अंदर गई तो गाजी बेड पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। जन्नत ने कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रखा और वापस मुड़ने लगी नीचे। किचन में क्या कर रही थी अरमान के साथ? गाजी के अचानक बोलने पर जन्नत घबरा सी गई। कुछ नहीं, मैं तो अपना काम कर रही थी कि जन्नत के अल्फाज अभी पूरे नहीं हुए थे। गाजी बेड से उठा और जन्नत का मुंह दबोचने लगा। हाँ तो अब मेरे भाई को फंसाना चाहती हो तुम? तुम जैसी लड़कियां कभी किसी एक मर्द के पल्लू के साथ नहीं बंध के रह सकती। पहले तुम जो भी थी, अब जब तुम मेरे निकाह में हो, ये बेहयाई बंद करनी होगी तुम्हें, वरना जान से मार दूंगा। तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज है कि तुम्हारे गैंग के 2 लोग हमारे हाथ लगे हैं और जल्दी मैं इस गैंग के सरबराह को भी पकड़ लूंगा। गाजी की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। मैं कितनी बार आपसे कहूँ, मैं किसी गैंग का हिस्सा नहीं हूँ। जन्नत फिर से अपने ऊपर लगे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बोली। अच्छा, आज से तुम्हारी सज़ा शुरू है। बहुत सोचा कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ना करूं, लेकिन फिर तुमने कौन सा मेरी ज़िंदगी फूलों और रंगों से भर दी है। तुम्हारी ज़िंदगी तेरी दर्दनाक बना दूंगा कि अपनी मौत की दुआ तुम खुद मांगोगी। गाजी ने कहते हुए जन्नत को ज़मीन पर फेंका और बेल्ट निकाल कर ले आया। आई लाइक रूड हीरो बट आई डोंट लाइक तशद्दुद बयान। मैडम रूड हीरो मुझे पसंद है, हल्के से रूड, संजीदा और ज़्यादा मुँह ना लगाने वाले। बट तंजिया नहीं कह सकते, हाज़र जवाब और जिनके जवाब अच्छे हों वो वाले, जिच करने वाले। लेकिन ये तशद्दुद वाले हीरो मुझे नहीं पसंद है, सख्त जहर लगते हैं मारने के बाद। अगर इसने कहा ना मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मेरा दिल करता है नावल में घुस कर इसका गला घोंट दूँ। कमीना कहीं का खता। आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ अक्सर मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए औरत पे हाथ उठाते हैं, लेकिन मार और जुल्म ज़्यादती सिर्फ वही मर्द करता है जो बुज़दिल होता है। और अक्सर नावल्स में और टीवी ड्रामों में भी मार पीट दिखाई जाती है, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग इसको देखकर या पढ़कर अपनी बीवी पर हाथ उठाएं। मारना किसी मसले का हल नहीं होता, वो भी बगैर किसी तहकीक के। तो फिर भैया आप क्यों दिखा रहे हो? गाजी प्लीज़ ना करें ये सब, में बाद में आप बहुत पछताएंगे। मैंने सब कुछ भुलाकर आपको अपना शोहर मान लिया है। जन्नत गाजी से फरियाद कर रही थी। गाजी ने बगैर कुछ सुने जन्नत को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। इतने दिनों की सुलगती हुई आग आज चिंगारी की तरह भड़क कर बाहर आ रही थी। मेरी आयशा के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे तुमने? मैं बताता हूँ दरिंदगी किसे कहते हैं, किसी के वजूद को कैसे पामाल किया जाता है। बहुत सी मासूम लड़कियों को तुमने भेड़ियों के आगे डाला होगा, अब तुम खुद भी इसका मजा चखोगा। जन्नत को ज़मीन से घसीट कर बेड के पास लाया और बेड पर जोर से फेंका। गाजी की हैवानियत ने जन्नत के वजूद को एक जिंदा लाश बना दिया।
हसन की बुलंद आवाज़ खिड़की से आती हल्की रोशनी से गाजी की आंख खुली। रात का सारा मंजर उसके सामने घूमा। जल्दी से बिस्तर से उठा। आज उसे जल्दी जाना था पुलिस स्टेशन। लड़कियों को बाहर मुल्क में भेजने और इनका जिस्म बेचने वाले गैंग के 2 अहम आदमी पुलिस के हाथ लगे थे। गाजी जैसे बिस्तर से उठा, सामने फर्श पे पड़ा वो जन्नत का साकित वजूद देखकर उसने आंखें बंद कर ली। दिल में कहीं दूर नदामत और शर्मिंदगी ने घंटी तो बजाई, पर बदले और नफरत की आग के सामने कुछ ठहर ना सका। उसने बीजान को बुलाया और जन्नत को उनके साथ मुलाजमों के हेडक्वार्टर में भिजवा दिया, जहां उसे बीजान के साथ रहने को बोला गया था। उससे पहले कि जन्नत को ही ऐसी हालत में देख लेता और वो भी गाजी के साथ उसके कमरे में, गाजी जन्नत को बीजान के कमरे में छोड़कर चला गया, क्योंकि जन्नत बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से बीजान जन्नत को अकेले कमरे में नहीं लेकर जा सकती थी। घर में इस वक्त सब सो रहे थे। जन्नत की हालत बहुत बुरी थी। बीजान ने पहले जन्नत के कपड़े तब्दील करवाए। जन्नत का जिस्म बुखार से तप रहा था। जन्नत दर्द और बुखार की वजह से बेहोश थी। गाजी नाश्ता किए बगैर ही चला गया था और जाते जाते बीजान को कह गया था कि वे जन्नत का ख्याल रखें। माय फुट, क्या जो खूब कहते हैं वो लोग जो जख्म देकर फिर मरहम रखते हैं। 8 बजे सब नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। बीजान जन्नत कहाँ है? सबाहत बेगम ने बीजान का नाश्ता लगाते हुए देखा तो सवाल किया, बेगम साहबा, जन्नत बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है उसे। बीजान सबाहत बेगम के कप में चाय डालते हुए बोली, अरमान जो ऑमलेट खा रहा है इसके गले में अटक गया। जन्नत की खराब तबीयत का सुनकर, क्यों, रात को तो ठीक थी। शान से लापरवाही से बोली। बीजान, आपने उसे मेडिसिन दी? अरमान परेशान होता हुआ बोला, जी साहब दे दी है, दवाइयों के असर से सो रही है। बीजान कहती हुई किचन की तरफ चली गई और ये गाजी नाश्ते के बगैर ही चला गया। सबाहत बेगम गुस्से से बोली, माम मैं चलता हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। अरमान कहता हुआ बाहर निकल गया। शानज़े एमन नहीं जाएगी आज यूनिवर्सिटी? सबाहत बेगम शानज़े से पूछ रही थी। पता नहीं मोम, खैर मैं भी चलती हूँ, आई एम गेटिंग लेट। शानज़े बैग उठाती हुई बाहर निकल गई। अरमान और शानज़े अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, जबकि एमन और शानज़े एक ही यूनिवर्सिटी और क्लास और यूनिवर्सिटी में थी। पुलिस स्टेशन में चीखों की आवाज़ें गूंज रही थी। गाजी पागलों की तरह 2 आदमियों को मार रहा था जो कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सर बस करें वरना मर जाएंगे ये लोग। कांस्टेबल काशिफ गाजी को मना कर रहा था, पर गाजी को इस वक्त आयशा की आंखें नजर आ रही थी, जिनको देखकर वो जीता था। बताते हैं, सब बताते हैं। मार खा कर जब मुंह और नाक से खून की नदियां बहने लगी, ये हैं वो जो इन सब के पीछे है। बोलो। गाजी मोबाइल फ़ोन पर जन्नत की तस्वीर दिखाते हुए बोला। इन दोनों आदमियों ने तस्वीर देखकर एक दूसरे की तरफ देखा। अब मार से बचने का यही रास्ता था, इस तरह इनकी मालकिन भी बच जाएंगी। ओ माय गॉड यार, ऐसे आइडिया तो मेरे दिमाग में आते होते हैं जब कोई मुश्किल में हो। ये कुत्ते कमीने, ओह सो सॉरी, पता नहीं पागल हो तुम। ये कमीने पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो भी देखना अंधा ही है यार, ये पुलिस वाला। हाँ, यही है। पर इस लड़की के साथ एक और आदमी भी है जो बाहर मुल्क से इस लड़की की मदद कर रहा है। वो दोनों आदमी एक साथ बोले, और कितने लोग शामिल हैं तुम लोगों के साथ? गाजी एक आदमी की गर्दन दबाते हुए बोला। ये तो आप इस लड़की से पूछ लें। वो आदमी रोते हुए बोला। जाते हुए टांगे उन दोनों को रसीद करता निकल गया। जन्नत तुम अब नहीं बच सकती, तुम्हारे पूरे गैंग को तुम समेत जेल में डालूंगा। गाजी ने एक जोरदार मुक्का दीवार पर मारा। जन्नत को रात को होश आया। बीजान उसे खाना खिला रही थी। जन्नत बेटा थोड़ा सा खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। बीजान मुझे जहर ला दे, मुझे नहीं जीना आप। जन्नत रोते हुए बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते, मैं नहीं जानती बेटा, गाजी ने तुम्हारे साथ ऐसा रवैया क्यों रखा हुआ है? तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कितना सब्र करूं बीजान? गाजी मेरी कोई सी बात का यकीन ही नहीं करते। वो मेरी बात सुने बगैर ही मुझे मुजरिम साबित कर चुके हैं। अच्छा चलो थोड़ा सा खा लो। बीजान जन्नत की तरफ नवाला बढ़ाती हुई बोली। गाजी घर आ चुका था, पर शदीद गुस्से में होने की वजह से वो किसी से बात के बगैर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर में सबाहत बेगम कमरे में आई, गाजी को खाने पर बुलाने के लिए। जी ममा आप आइए बैठे। गाजी अपनी माँ को पकड़ता हुआ लाया और सोफे पर बिठाया। क्या बात है गाजी, जब से तुम फार्म हाउस से वापस आए हो कुछ बदले बदले से लग रहे हो। सबाहत बेगम गाजी के चेहरे पर छाए हाथ फेरती हुई बोली, और ना ही तुम मुझे इस लड़की के घर लेकर गए। सबाहत बेगम आयशा की बात कर रही थी। मामा वो बात अब ख़त्म हो गई है, बेहतर आप इस बारे में कोई बात ना करें। आप जहाँ चाहेंगी मैं वहीं शादी करूँगा। आप ईमन को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। गाजी सबाहत बेगम की गोद में सरक कर बोला। आवाज़ भारी हो चुकी थी, अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। सच कह रहे हो तुम? सबाहत ने अपनी यकीन दहाने के लिए फिर सोचा। जी। गाजी ने सर हिला कर कहा। तुम रेस्ट करो, मैं खाना भिजवाती हूँ। सबाहत बेगम कहती हुई बाहर निकल गई। गाजी वहीं बैठा सोचने लगा कि उसने आयशा के अलावा किसी का सोचा ही नहीं था, और आज कैसे वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। किसी और की मत होना। ओके सॉरी, ये सॉन्ग है। मैडम लगता है उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, वरना पुलिस की रेड पर पड़ चुकी होती। कमीज शलवार में मलबूस शख्स एक औरत से बात कर रहा था। हो सकता है पर हमें चौकन्ना रहना होगा, वरना गाजी कभी भी हमारा धंधा खत्म करवा सकता है। आयशा की बार तो मैंने हालात संभाल लिए थे और बेचारी जन्नत को फंसा दिया। नीलम बेगम हंसते हुए बोली। बेचारा, मुझे तो तरस आता है ऐसे लोगों पर जो प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको झूठ भी सच लगने लगता है। मुलाजमा खाना रख के जाने लगी तो गाजी ने उसे रोक लिया। जन्नत को भेजो, कुछ काम है मुझे। गाजी मुलाजमा को कहने लगा। जी साहब। मुलाजमा कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जन्नत ईशा की नमाज पढ़कर कुरान मजीद की तिलावत
कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा नोक हुआ। कौन है? आ जाए। अरमान कमरे में दाखिल हुआ। जन्नत अरमान को देखकर घबरा गई। उसे गाजी की बातें याद आने लगी। आप यहाँ? जन्नत ने कुरान मजीद को गिलाफ में डालकर साइड पर रखा और अरमान के पास आकर खड़ी होगी। मैंने सोचा आपकी तबीयत का पूछ लूँ। आप ठीक हैं? अब ठीक है आप? ईमान गहरी आंखों से जन्नत का जायजा लेता हुआ बोला, जो सादा लिबास में भी अच्छी लग रही थी। बेहतर हूँ मैं, अब आप जाएं यहाँ से। जन्नत अरमान से कहती हुई सोफे पर बैठ गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरमान कहता हुआ, जन्नत मैंने जब से आपको देखा है मेरे होश व हवास पर सिर्फ आप छाई हुई हैं। अरमान कहता हुआ जन्नत के करीब सोफे पर जाकर बैठ गया। प्लीज़ अरमान, क्या बकवास करें आप? जन्नत कहती हुई उठी। इतने में दरवाज़ा खटका। जन्नत, तुम्हें गाजी साहब बुला रहे हैं। मुलाजमा ने बाहर से ही आवाज़ बाहर से ही कहा। अच्छा मैं आती हूँ, तुम जाओ। जन्नत कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी कि अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जन्नत, तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर कहीं नहीं जा सकती। अरमान छोड़े मुझे, आपसे इस रवैये की तवक्का नहीं थी। ठीक है, मैं अब तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अरमान ने जन्नत का हाथ छोड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। जन्नत भी जल्दी जल्दी गाजी के कमरे की तरफ चल दी। जन्नत कमरे में आई तो गाजी शर्ट उतार कर बेड पर लेटा था। आंखें बंद थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, शायद किसी की याद में। आपने बुलाया? जन्नत की सांसें रुकने लगी थी। उसे गाजी के पास आने से भी डर लगता था। साइड में इस पर खाने की ट्रे वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। हाँ क्यों, कोई खास काम कर रही थी तुम, जो मेरे बुलाने पर तुम्हें तकलीफ होगी? शोहर हूँ तुम्हारा, एक बार बुलाऊं तो आ जाया करो। गाजी सीधा होकर बेड पर बैठ गया। आज से तुम इसी कमरे में रहोगी, बीजान के साथ नहीं, समझी? क्योंकि अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। जन्नत कुछ नहीं बोली क्योंकि वो कल गाजी का पागलपन देख चुकी थी। फर्श पे चादर बिछाओ, लेट जाओ और ये खाना वापस रख के आओ। मुझे नहीं खाना, कुछ लाइट सा बना कर लाओ मेरे लिए। गाजी ने जन्नत को खाने की ट्रे पकड़ाई। जन्नत वापस किचन में गई और गाजी के लिए दलिया बनाने लगी। जल्दी से दलिया बनाकर वो वापस रूम में गई। गाजी रूम में बैठा सिगरेट की कश ले रहा था। दलिया का बोल साइड पर रखा और चादर बिछाकर लेट गई। जन्नत की आंख लग। कुछ घंटों बाद जन्नत की आंख खुली तो रूम की लाइट चली हुई थी। जन्नत लाइट बंद करने के लिए उठी। गाजी मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था नींद में। दलिया भी उसने नहीं खाया। जन्नत उठकर गाजी के पास गई तो गाजी आयशा को ही पुकार रहा था। जन्नत उसके सराहने बैठ गई। जैसे ही जन्नत ने गाजी के माथे पर हाथ रखा, बुखार से तप रहा था। जन्नत जल्दी से ठंडे पानी की बुटियां लेकर आई और गाजी के माथे पर रखी। काफी देर तक वो यही अमल दोहराती रही। अब गाजी का बुखार कम हो गया था। जन्नत गाजी के बालों में आराम आराम से हाथ फेरने लगी ताकि उसकी नींद में कोई खलल पैदा ना हो। जन्नत ने गाजी का सर अपनी गोद में रखा और खुद बेड पर बैठ गई। जन्नत गाजी के चेहरे को गौर से देखने लगी। आंखों के नीचे स्याह हल्के बड़ी हुई शेप। वो पहले वाला गाजी था ही नहीं जिसका जिक्र उससे आयशा किया करती थी। गाजी में इतनी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। आपने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया, मेरे मामू की नज़रों में मुझे गिरा दिया, मुझे मारा। आगे पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। जन्नत गाजी से बातें करी थी धीमे लहजे में। कुछ घंटे ऐसी जन्नत अपने दिल का हाल बोझ हल्का करती रही और फिर कब उसकी आंख लगी उसे मालूम नहीं। गाजी की आंख अचानक से खुली। उसने तो जैसे ही चेहरा ऊपर किया, जन्नत बेड से टेक लगाए सोई थी मासूम बच्चे की तरह। काश तुम वाकई में इतनी मासूम होती। गाजी कहता हुआ उठा और जन्नत को उठाने लगा। पता नहीं कैसे आंख लग गई। जन्नत घबराते हुए बोली, आपकी तबीयत कैसी है? रात को बुखार था आपको। जन्नत कहती हुई गाजी के पास है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक हूँ मैं, और तुम जल्दी से निकलो यहाँ से। गाजी कहता हुआ फ्रेश होने चला गया। जन्नत कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सब नाश्ता कर रहे थे कि ईमन भागती हुई आई। खाला, मेरा डायमंड की रिंग नहीं मिल रही, भाई ने दुबई से भेजी थी। बेटा कमरे में ठीक से देखो, देखा है? सबाहत बेगम परेशान होती हुई बोली। जी खाला, देख चुकी हूँ। मेरा कमरा किसने साफ किया था आज? एमन मशकूक नज़रों से जन्नत को देखने लगी। जी मैंने किया था, पर मैंने नहीं देखी। जन्नत बोली, पर तुम फिर तो तुम ही चोर हो। बताओ कहाँ है मेरी रिंग? हाँ, एमन जन्नत का हाथ मरोड़ती हुई बोली। बेटा छोड़ो इसे, बिना किसी सबूत के कैसे इल्जाम लगा सकती हो तुम? सबाहत बेगम जन्नत का बाजू छुड़वाते हुए बोली। खाला, अपनी जानती है लोग प्रोफेशनल चोर होते हैं। गाजी जल्दी ही निकल गया था पुलिस स्टेशन। अरमान सोया हुआ था शान से। वो भी ईमन की तरह सबको कमतर समझती थी सवाए अपने। मामा, ईमन सही कह रही है, आप चाहें हम इस मसले को हल कर लेंगे। कि अचानक सबाहत बेगम की कॉल आ कि आज बैन अल-अक़वामी फ़लाही अदारे के साथ मीटिंग थी। तो वो बैग उठाती हुई बाहर निकल गई। हाँ तो बताओगी या? एम्मा ने थप्पड़ मारते हुए जन्नत से कहा, देखें मैं कह रही हूँ आपसे, मैंने कुछ नहीं किया। फिर शानज़ा ने जन्नत को थप्पड़ मारा। अब वो दोनों मिलकर जन्नत पर थप्पड़ों की बरसात करने लगी। बीजान ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर चल बुढ़िया तू निकल यहाँ से, क्यों इस उम्र में अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहती है? कहते हैं जब दौलत का नशा सर पर चढ़ जाए तो बाकी सारे इंसान कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं। इसके बाद उन्होंने जन्नत को स्टोर रूम में बंद कर दिया। पर जैसे ही एमन कमरे में बैग से फ़ोन निकालने के लिए आई, रिंग बैग में ही थी। एमन और शान से दोनों ही बाहर निकल गई। इन्हें अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना था। उन दोनों के जाते बीजान ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर जन्नत को बाहर निकाला। मुलाजमा की मदद से वो इसे अपने कमरे में ले गई। इतने में गाजी भी वापस आ गया। जन्नत साहब, वो जन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, आप डॉक्टर को कॉल करें। बीजान जो कि ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कह रही थी ताकि वो जन्नत को अस्पताल लेकर जाएं। क्यों, क्या हुआ है? गाजी लापरवाही से बोला। तो बीजान ने इसे सारी
वारदात की कहानी सुना दी। गाजी ने डॉक्टर को कॉल की। दरअसल इनका बीपी शूट कर गया था, भूख की वजह से बेहोश हो गई थी और ये इनके चेहरे पर निशान कैसे हैं? निचला होंठ भी फटा हुआ है, मारा ही नहीं किसी ने। देखिए शाह साहब, ये आपका अंदरूनी मामला है, इस आपकी घर की मुलाजमा है, लेकिन मार कुटाई करना अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर गाजी का जानने वाला था, इसलिए मामला संभल गया। जन्नत को कुछ देर में होश आया तो गाजी कमरे में आया। बीजान मुलाजमा को लेकर बाहर निकल गई। गाजी, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। जन्नत गाजी को अपनी तरफ आता देखकर बोली, क्या चाहती हो तुम? हाँ, मेरी बहन से दूर रहो, क्योंकि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गाजी कहता वो जन्नत के पास है, पास से सूप का बोल उठाया और जन्नत को पिलाने लगा। पियो, क्योंकि तुम्हें जिंदा जेल में लेकर जाना है, मुर्दा नहीं। बहुत जल्द जन्नत भी गाजी के हाथों से सूप पीने लगी। वो गाजी के तलख जुमले सुनकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। सूप पिलाने के बाद गाजी ने दवाई जन्नत को दी, जो कि जन्नत ने खा ली और कमरे से बाहर निकल गई। गाजी अपने कमरे की तरफ बढ़ा था कि सामने से एमन आती हुई दिखाई दी। हेलो गाजी, कहाँ गायब रहते हो? मुझे तो बिल्कुल वक्त नहीं देते। एमन गाजी का हाथ पकड़ती हुई बोली, जन्नत को तुमने मारा है? जब वो कह रही थी कि चोरी उसने नहीं की, फिर मारने की क्या तुक बनती थी? गाजी गुस्से से एमन का हाथ हटाते हुए बोला, क्या मतलब है गाजी? तुम उस 2 टके की मुलाजमा के लिए मुझे ब्लेम करोगे? हाँ, मारा है मैंने, लेकिन मुलाजमा को उनकी औकात में रखना चाहिए। एमन गरूर दिखाते हुए बोली, मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर आइंदा इस तरह की कोई हरकत की तो तुम्हें खाला के पास भिजवा दूंगा। मामा के पास। मामा को तो खुद खाला ने यहाँ बुलवाया है, हमारी मंगनी की तकरीब के हवाले से बात करने के लिए। एमन कहती हुई चली गई। गाजी वहीं खड़ा गुस्से से मुठ्ठियां दबाने लगा। शाम को जब सबाहत बेगम घर आई तो बीजान ने इनको सारी बात बताई। सबाहत बेगम ने एमन और शानजे को बुलाकर उनकी काफ़ी सरजनिश की और जन्नत के पास जाकर भी उसकी तबीयत भी पूछी। रात के खाने के बाद सब लाउंज में बैठे हुए थे कि शानजे बोली, मामा आज क्यों ना बाहर जाया जाए, कितना टाइम हो गया हमने फैमिली आउटिंग नहीं की। बेटा, ये कौन सा वक्त है आउटिंग का? सबाहत बेगम बोली, मामा प्लीज़ ना चलते हैं। चले ना खाला, शान से ठीक कह रही है। अच्छा भई, चलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, गाजी भी जाएगा हमारे साथ। स्वात बेगम गाजी की तरफ देखती हुई बोली, जो अलग ही सोचों में गुम था। मोम, मैं क्या करूंगा, आप लोग जाएं। आंखों से निकलते आंसू को साफ करता हुआ बोला, जो फोन में आयशा की तस्वीरें देख रहा था। तुम नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं चलूंगी। सुबह बेगम से पकड़ कर बैठ गई। अच्छा, आप लोग तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। गाजी कहता हुआ बाहर निकल गया। यस, एमन और शान से खुशी से बोली, अब चलो तैयार हो जाओ, वरना गाजी इंतजार नहीं करेगा। सबाहत बेगम कहती हुई तैयार होने चली गई। सब लोग चले गए। जन्नत दवाइयों के जेरे सर सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुल गई। अभी वो बेड से उतरी थी कि लाइट चली गई। जन्नत डरते डरते कमरे से निकल गई और बीजान को पकाने लगी। बीजान, बीजान, कहाँ हैं आप? कि अचानक जन्नत को एक साया नजर आया। जन्नत उसको गाजी समझकर उसकी तरफ बढ़ी। कहाँ थे आप? आपको नहीं पता मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। जन्नत उसके गले लगते हुए बोली कि अचानक लाइट आ गई या फिर किसी ने जनरेटर ऑन कर दिया। जन्नत अभी भी गले से लगी हुई थी, बगैर ये देखे कि कौन है। इतने में सब लोग अंदर आते दिखाई दिए। ये सारे शोशे जो होते हैं ऐसे क्यों क्यों सिचुएशन में होते हैं? सब लोग सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए, खासतौर पर गाजी, जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी। क्या हो रहा है ये? सबाहत बेगम जोर से चिल्लाई। जन्नत डर कर पीछे हुई तो अरमान को देखकर इसकी उसां खता हो गया। वो इतनी देर से अरमान के गले से चिपकी हुई थी, ये सब कर कि वो गाजी है। गाजी गुस्से से चलता हुआ आया और जोरदार थप्पड़ जन्नत को रसीद किया। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? अरमान गाजी को पीछे धकेलने लगा। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। गाजी गुस्से से अरमान का गिरबान पकड़ता हुआ बोला। सबाहत बेगम अरमान को छुड़वाते हुए ऊपर की तरफ ले गई। ईमन और शांति भी पीछे उनके पीछे चल पड़ी और गाजी जन्नत को घसीट कर कमरे की तरफ ले गया। अभी जान इस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। उनकी बेटी की कॉल आई थी, उनको इमरजेंसी में बुलाया गया था। गाजी ने जोरदार धक्के से जन्नत को बेड पर फेंका। गाजी, आप जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जन्नत गाजी को अपनी तरफ बढ़ता देकर बोली, मना किया था ना मैंने, मेरे भाई से दूर हो, कहा था ना। गाजी जन्नत की गर्दन को दबाने लगा। गाजी पागलों की तरह चीख रहा था। अचानक बाहर का मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। बिजली गरजने की आवाज से जन्नत मजीद सहम गई। गाजी ने जन्नत की गर्दन को छोड़ा और कमरे की लाइट बंद कर दी। अपना गुस्सा और भड़ास जन्नत पर निकालने के बाद उसने जन्नत को फर्श पर फेंका। फिर गाजी कमरे से निकल गया। जन्नत वहीं बैठी, आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए थे। थोड़ी देर बाद गाजी फिर रूम में आया, हाथ में छुरी उठाए जन्नत के पास आया। तकलीफ देना चाहते हो तुम मुझे? जानबूझकर तुम ये सब करती हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तकलीफ क्या होती है। कहा था ना मैंने तुम्हें, जब तक तुम मेरे निकाह में हो तब तक तुम्हें ये हरकतें तर्क करनी पड़ेगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जन्नत इस वक्त जवाब देने के काबिल नहीं थी और ना कुछ बोलने के। गाजी ने छुरी से जन्नत के दोनों बाजू पर कट लगा दिए। अगर इसके बाद इसने कहा ना मुझे माफ कर दो और जन्नत ने इसे माफ कर दिया तो डूब के मर जाए जन्नत के इसी नदी नाले में। खून लहरों की तरह बहना शुरू हो गया था। गाजी खुद चला गया। बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने के बाद रात के 3 बजे घर वापस आए। बारिश भी जोरों शुरू से जारी थी। गाजी कमरे में दाखिल हुआ तो जन्नत फर्श पर पड़ी हुई थी। बहुत से सुकून निकल रहा था। गाजी फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाया, जन्नत को फर्श से उठाकर बेड पर लेटाया और दोनों बाजू से खून साफ किया। फिर पट्टी कर दी, चादर अच्छी तरह से उसके ऊपर डाली और खुद दूसरी साइड पर आकर लेट गया। जन्नत के चेहरे को गौर से देखने लगा। लंबी घनी पलके, साफ शफाफ चेहरा। आज वो पहली दफा उसके चेहरे को इतने करीब से देख रहा था। सुबह जन्नत की आंख
खुली तो वो बेड पर थी। गाजी सामने शीशे के पास खड़ा था। ये कपड़े पहनो, बीजान देकर गई हैं, और जाओ। गाजी मेरी बात सुने। जन्नत भी आके बोलती, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या सुनूं, तुम्हारी बेहयाई के किस्से? गाजी घड़ी हाथ पर पहनता हुआ बोला, जाओ यहाँ से। जन्नत फ्रेश होकर वापस आई और कमरे से बाहर निकल गई। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? सबाहत बेगम नाश्ते की मेज़ पर जन्नत से सवाल करने लगी। कुछ नहीं, पता नहीं कैसे चोट लग गई, पता नहीं चला। जन्नत कहती हुई किचन की तरफ चली गई। गाजी और माँ ने रात को मुझे बताया कि अचानक लाइट के चले जाने से जन्नत डर गई थी बहुत, इसलिए वो ऐसा बिहेव करी थी, और कोई बात नहीं है। सबाहत गाजी को बताने लगी। इतने मेहरबान है। उसने गाजी से रात वाले रवैये की माफ़ी मांगी। इससे मांगनी चाहिए माफ़ी। जन्नत को आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। किचन में काम के दौरान भी इसे चक्कर आया तो बीजान ने उसे रेस्ट करने के लिए कमरे में बिठवा दिया। घर के सब अफराद इस वक्त ऐमन की अम्मी को एयरपोर्ट से लेने गए हुए थे, जिन्होंने अचानक अपने आने की इतला दी थी। गाजी के अलावा बीजान को जन्नत की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती नज़र आई तो उन्होंने गाजी को कॉल करके बुला लिया। अब इस वक्त वो अस्पताल में थे। गाजी खुद बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था, वो अस्पताल के अंदर नहीं गया था। 15 मिनट बाद बीजान और जन्नत गाड़ी में बैठे। गाजी ने कुछ नहीं पूछा और गाड़ी हवेली की तरफ रवाना करती। घर पे पहुंचने के बाद गाजी ने जन्नत को कमरे में बुलाया। रिपोर्ट्स में क्या है, क्या कहा है डॉक्टर ने? गाजी जन्नत के हाथ से रिपोर्ट्स लेता हुआ बोला। गाजी वो जन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए। गाजी ने रिपोर्ट्स खोलकर पढ़ना शुरू की तो चेहरे के तासरात बदलना शुरू हो गए। क्या बकवास है ये? गाजी रिपोर्ट जन्नत के मुंह पर मारता हुआ बोला। बच्चा कहाँ से आ गया? गाजी हैरानी से जन्नत को देखने लगा। क्या मतलब है गाजी? ये आपका बच्चा है? हमारा बच्चा है? जन्नत गाजी का हाथ अपने पेट पर रखती हुई बोली। मैं कैसे मानूँ? हाँ, जब तुम हो ही बदकिरदार तो मैं कैसे इस बच्चे का बाप हो सकता हूँ? गाजी प्लीज़ आप अब ये जुल्म ना करें। आपको यकीन नहीं है तो आप DNA करवा लें। जन्नत गाजी के कदमों में बैठ चुकी थी। मुझे जब पता है कि मेरा इस बच्चे से कोई तल्लुक नहीं है तो टेस्ट कैसा? शाम को मेरे साथ अस्पताल चलो, इस किस्से को मैं आज ही ख़त्म कर दूँगा। बस गाजी बस, बहुत बात मेरी होती तो मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं बोला, आपके हर जुल्म ज्यादती को बर्दाश्त किया, पर मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगी। समझिए आप? जन्नत आंखों में आंखें डालकर गाजी से पहली बार बात कर रही थी। ठीक है, मुझे क्या लगा, जो मर्जी करो तुम, वैसे भी कुछ वक्त बाद जेल ही जाना है तुम्हें, फिर बस केस एक हफ्ते तक हल हो जाएगा। गाजी कहता हुआ बाहर निकल गया। कुछ देर में गाजी की खाला और रेमन की अम्मी आ गई। सब लोग लाउंज में जमा थे। सबाहत बेगम ने गाजी और रेमन की शादी का जिक्र किया और मंगनी की डेट फिक्स की। अब वो हवेली में मंगनी की तैयारियां ज़ोरों शुरू से जारी थी। उस दिन के बाद से जन्नत और गाजी में कोई बात ना हुई और ना ही जन्नत गाजी के कमरे में गई। अरमान ने कई दफ़ा जन्नत से बात करने की कोशिश की पर जन्नत अरमान से दूर ही थी। जन्नत किचन में काम कर रही थी कि गाजी ने उसे कमरे में आने को कहा। काफ़ी काम है यहाँ, कल आपकी मंगनी है, आप जाएँ यहाँ से। जन्नत कहती हुई किचन से बाहर जाने लगी तो गाजी ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे मुँह में भी ज़बान है, आज पता चला। गाजी मुस्कुरा कर बोला शराफत से, चलो मैं जा रहा हूँ और तुम भी आओ। जन्नत एहतियात से गाजी के कमरे में दाखिल हुई क्योंकि इस वक्त घर में काफ़ी चहल पहल थी। जन्नत कमरे में दाखिल हुई तो गाजी किसी जगह पर रेड करने की बात कर रहा था। जन्नत को देखकर उसने कॉल कट की। मैंने सोचा कि अब जितने दिन तुम्हारे रह गए हैं वो तुम अच्छे से गुजार लो। ये कपड़े हैं जो तुमने कल के फंक्शन में पहने हैं। एक खूबसूरत कलर की मैरून शर्ट जिस पर सफ़ेद मोतियों का काम बड़ी ही नफासत से हुआ था और गोल्डन कलर का शरारा था। जन्नत ड्रेस लेकर जाने लगी तो गाजी ने फिर से कुछ कहा। कुछ पता चला कि ये जो खंड तुम मेरे सर पर डाल रही थी असल में किसका है? अब मेरे सामने क्या शर्माना? गाजी जन्नत के करीब आता हुआ बोला। गाजी बस कर दे, मैं मज़ीद अपनी सफाई पेश नहीं करूँगी। आपको जो करना है वो आप करें। आज रेड पड़ने वाली है तुम्हारे मेन अड्डे पर। गाजी बताता हुआ जन्नत को गौर से देखने लगा। तो अच्छी बात है, अल्लाह आपको कामयाब करे। जन्नत कहती हुई बाहर निकल गई। गाजी जन्नत की बात पर बड़ा हैरान हुआ। यहाँ वो ये सोच रहा था कि वो कॉल करके अपने गैंग को इतला करेगी। गाजी और इसकी एक्सपर्ट टीम ने छापा मारा और इनके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, पर नीलम बेगम और इसका एक ख़ास आदमी भागने में कामयाब हो गए। अब इन सबसे तफ्तीश हो रही थी। सबको अलग अलग लॉकअप में बंद किया गया था। काफ़ी लड़कियों को भी आज़ाद करवाया गया था। मीडिया से बातचीत करने के बाद जब गाजी ने गिरफ्तार मुलाजमान से तफ्तीश शुरू की तो गाजी के होश उठ गए जब नीलम बेगम का नाम लिया गया। मज़ीद हैरत अंगेज़ इंकशाफात ने केस को मज़ीद उलझा दिया। आखिरकार जन्नत की सच्चाई और सब्र ने गाजी की नफरत और बदले की आग को बुझा ही दिया। प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर अरमान अच्छा है ना तो इसकी शादी अरमान से हो जाए। मेरे ख्याल में लाइक बाद में तलाक के बाद ना इसकी शादी अरमान से हो जाए, लेकिन गाजी से तलाक हो जाए। गाजी घर जाते हुए यही सोच रहा था कि वह जन्नत का सामना कैसे करेगा। वो तो इन सबसे बेखबर थी। ये मैंने क्या कर दिया? आयशा, मैं मुजरिम बन गया हूँ जन्नत की नज़र। गाजी इस वक्त आयशा की कब्र के करीब बैठा हुआ था। एक गलतफहमी से इसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वो मुझसे कहती रही पर मैंने कुछ नहीं सुना। क्यों मैंने एक मासूम लड़की के ख्वाबों को अपने बदले की आग में झुलसा दिया, बर्बाद कर दिया
सब मैंने। गाजी ने रोते हुए जुमला मुकम्मल किया। बीजान मुझे जाने दे, मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुकना चाहती। जन्नत सामान पैक कर रही थी। पर बेटा गाजी, बीजान गाजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे जाने से। इस वक्त कहाँ जाओगी? बीजान जन्नत के साथ सामान पैक करवाते हुए बोली। कहीं भी चली जाऊँगी। जन्नत बैग पैक कर चुकी थी। मैं कैसे अपनी आंखों के सामने गाजी को किसी और का होते हुए देख सकती हूँ? और हाँ बीजान, गाजी आपसे कुछ पूछे तो बता दीजिएगा कि मैं मर गई हूँ। बेख्याली में भी ओके, ये सो गए। गाजी रश ड्राइविंग करता हुआ घर पहुँचा। सीधा बीजान के पास गया। पर जब बीजान ने उसे बताया कि जन्नत जा चुकी है, कहाँ गई है बताकर नहीं गई। गाजी फिर गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकल गया। जन्नत बैग उठा एक सुनसान सड़क पर चल रही थी कि अचानक एक वैन उसके सामने आकर रुकी और इसको ज़बरदस्ती घसीट कर वैन में डाला और ले गई। जब वह नाकाम घर लौटा, कमरे में जाकर फर्श पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जन्नत, मुझे माफ़ी मांगने का मौका तो दिया होता। जन्नत, जानता हूँ इस काबिल नहीं हूँ। गाजी हाथ से मुक्के बनाकर फर्श पर मारने लगा। मेरी जुल्म ज़्यादती को तुम बर्दाश्त करती थी। गाजी जब रो रो कर थक गया तो उठकर कपड़े चेंज किए और वज़ू करके नमाज़ बिछाई और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। रब्बी तब वो माफ़ करता है जब बंदा माफ़ करता है, जब रब का बंदा माफ़ करता है। और रब की ये बंदी देखना, इसने ऐसे ही माफ़ कर देना यार। हम ऐसे हीरो की उम्मीद करते हैं। लड़कियां आजकल ये रोमांस या पता नहीं क्या क्या फलाना। और सॉरी टू से बट यार हमकास में भी लाइक किसी को तकलीफ़ देने के बाद फिर बेशक आप वो तकलीफ़ खुद दे लें, लेकिन नहीं, किसी को दी हुई तकलीफ़ का अगर आप किसी दूसरे के दुख के साथ मदावा करना चाहते हैं तो उसका कोई मदावा नहीं होता। एक डायलॉग है किसी के नावल से, लेकिन ये सच है। आपने किसी और को तकलीफ़ दी और आप सुख किसी और को देख के उस तकलीफ़ का मदावा कर रहे हैं तो ये मदावा नहीं है। तो गफूर रहीम है, मैं जानता हूँ जो कुछ मैंने किया है इसकी माफ़ी मुश्किल है, पर तू एक दफ़ा मुझे जन्नत से मिलवा दे। कब से मैं ये बात दिल में छुपाए बैठा था कि मैं जन्नत के बगैर नहीं रह सकता। ओह माय गॉड यार, मेरा दिल कर रहा है ईंट उठा के इसके सर में मार दूँ। प्लीज़ डोंट से है कि तुम्हें उससे मोहब्बत होगी। मोहब्बत का जज्बा तो था मेरे दिल में उसके लिए। बस मेरी सारी उम्मीद ख़त्म हो गई। मतलब लाइक एक मिनट बस स्टैंडर्ड इतना हाई हो कि जैसे नीचे गिरता है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसका गला दबा दूँ। पर नफरत का तूफान से बहा कर ले गया। अगर तुम्हें उससे मोहब्बत कैसे हुई? तुम्हें तो आयशा से मोहब्बत थी, उसकी तस्वीर देख के रोते रहते थे। एक मरतबा भी नहीं दिखाया गया कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। उसे इतना मारते पीटते और अब कह रहे मुझे उससे मोहब्बत थी। ओह अल्लाह यार, ये हमें सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला, मैं आयशा को तो खो चुका हूँ पर मेरी जन्नत को मुझसे मत छीने। गाजी रब के हजूर सजदा में गिर गया। सुबह गाजी ने मंगनी करने से इनकार कर दिया। सब परेशान हो गए, खासतौर पे इमन और उसकी अम्मी। अब हवेली में एक नया तूफान आ चुका था। गाजी, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबाहत बेगम गुस्से से बोली, मामा मैं मना कर चुका हूँ। पर क्यों? वजह क्या है? तुम्हारे कहने पर मैंने आपा को हाँ की थी मामा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई और है और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता और ना मैं किसी को लेने दूँगा। गाजी ने अपने और जन्नत के रिश्ते के बारे में भी बता दिया कि वो इसकी बीवी है। मेहमानों से माजरत कर ली गई थी। क्या कह रहे हो तुम जन्नत? वो मुलाजमा तुम्हारी बीवी है? सबाहत बेगम ने ज़ोरदार थप्पड़ गाजी को मारा। मुलाजमा नहीं है, बीवी है मेरी। गाजी कहता वो बाहर निकल गया। देखा खाला, मैं कहती थी आपसे उस मुलाजमा पर नज़र रखें, पर आपको तो वो बेचारी लग रही थी। कई दफ़ा मैंने उसे गाजी के कमरे से निकलते हुए देखा। ऐमन गुस्से से बोली, सबाहत ये तरबियत है तुम्हारी? वैसे मैं तो भूल ही गई थी, गाजी तो तुम्हारा खून ही नहीं है। भाई साहब तो इसे सड़क से उठा कर लाए थे, पता नहीं किसका गंदा खून था जो आज हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तहमीना बेगम ऐमन को चुप करवाती हुई बोली, आपा क्या तो आप ठीक रही हैं, पर गाजी का बाप सारी जायदाद उसके नाम पर कर गया है। मैंने सोचा था ऐमन मेरी बहू बनेगी तो जायदाद आसानी से मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। जायदाद अपने नाम करवा कर गाजी का किस्सा ख़त्म कर दूँगी। सबाहत बेगम का असली रूप तो जो कि आज सिर्फ और सिर्फ उनकी बहन और भांजी जानती थी, क्योंकि वो भी इस प्लान का हिस्सा थी। कहते हैं इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं होता। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश उसके रिश्तों को खोखला कर देती है। जन्नत की आंख खुली तो उसके हाथ पाँव बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला तो सामने से आते हुए शख्स को देखकर जन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई। नीलम बेगम साड़ी को बांधे हुए पान चबाते हुए अंदर आई। ये ले फ़ोन पकड़, अरे पकड़। ज़ोरदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। फ़ोन लगा उस पुलिस वाले को, बाकी की बात हम खुद करेंगे। जन्नत को फ़ोन पकड़ाया गया। फ़ोन मुंह से टेप उतारी गई। गाजी पुलिस स्टेशन में बैठा जन्नत के बारे में ही सोच रहा था कि मोबाइल बजने के बाद से उसका ध्यान फ़ोन पर गया। हेलो गाजी। फ़ोन उठाता हुआ बोला, हम बोल रहे हैं। नीलम बेगम भारी आवाज़ स्मार्ट से टकराई। तुम घटिया औरत साथ पे थप्पा हो तुम। गाजी गुस्से से बोला, और ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तेरी दूसरी लैला का भी वही हाल करेंगे जो आयशा का किया था। मच्छरों की औलाद है। वैसे ये पीस बड़ा ही मस्त है, क्यों कामी आई थिंक। नीलम बेगम अपने साथ खड़े हुए आदमी को देखकर बोली, बकवास बंद कर अपनी, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। गाजी चीखता हुआ बोला, गाजी मुझे बचा ले, वरना ये लोग मेरा आयशा की तरह मुझे भी मार देंगे।
जन्नत रोते हुए कह रही थी, जन्नत तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, क्या चाहते हो तुम लोग। गाजी की आंखें नदामत के आंसू से भर चुकी थी और पर अब कुछ नहीं हो सकता था। हमारे इतने आदमी जो पकड़े हैं छोड़ने होंगे तुम्हें, नीलम बेगम पान थूकती हुई बोली। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। गाजी बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना अगर कोई चालाकी की तो इसकी लाश मिल जाएगी। नीलम बेगम ने कहते हुए कॉल कट कर दी। गाजी ने फ़ौरन नंबर ट्रेस करने के लिए भेज दिया। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। गाजी परेशानी से बोला, कुछ पता चला जन्नत का? कहाँ है वो? सबाहत बेगम गाजी को अंदर आता देखकर बोली, नहीं मामा, जन्नत को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। गाजी ने तफसील से बात नहीं बताई और अपने कमरे की तरफ चला गया। अल्लाह करे मर ही जाए, सबाहत बेगम दिल में बोली। गाजी अपने साथियों के साथ दी हुई लोकेशन पर पहुंचा। इसलिए कहते हैं कि जब हम किसी को अपने राज बताते हैं ना, तो हमें नहीं पता अगला बंदा दिल में क्या सोच रहा होगा। आप थोड़ी ना किसी के दिल में झांक के देख रहे हैं। अपने राज पता कब महफूज होते हैं? जब वो सिर्फ आपके पास हों। जब वो आपके दोस्तों के पास होते हैं तो वो महफूज नहीं होते, और ना ही दुश्मनों के पास। दुश्मनों के पास तो महफूज ही नहीं होते, लेकिन दोस्तों के पास छुपे राज खतरनाक होते हैं। अब किसी भी टाइम जान से जा सकते हैं। हाँ, गाजी अपने साथियों के साथ दी गई लोकेशन पर पहुंचा जो इसने पता करवाई थी। एक सुनसान बिल्डिंग थी जो शायद अभी तैयार ही नहीं हुई थी, पर शायद वो बिल्डिंग तो इनके आने से पहले ही खाली हो चुकी थी। उनको पहले इतला मिल चुकी थी। फिर गाजी का फ़ोन बचा। तुम क्या समझे तुम इतनी आसानी से हमें ढूंढ लोगे? नीलम बेगम खौफनाक तरीके से हंसती हुई बोली, अब हम तुम्हें जगह बताते हैं, तुम वहाँ पहुँचो, वो भी अकेले। कोई भी होशियारी की तो समुद्र की लहरें जन्नत को अपने साथ ले जाएंगी। नीलम बेगम चीख कर बोली। कॉल कट चुकी थी। 2 मिनट बाद गाजी के फ़ोन पर मैसेज आया। लोकेशन देखकर गाजी गाड़ी लेकर निकल गया और अपने बाकी ऑफिसर्स को हिदायत देकर समुद्र की लहरें इस वक्त खौफजदा कर रही थी। शायद कुछ गलत होने वाला था। गाजी बताई हुई जगह पर पहुंचा। सामने नीलम बेगम खड़ी थी। जन्नत के दोनों हाथ 2 आदमियों की गिरफ्त में थे। वैसे हमारी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया तुमने गाजी। नीलम बेगम हाथ में उठाई हुई पिस्तौल को जन्नत के चेहरे पर रखती हुई बोली, देखो तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। तुम्हारे जितने आदमी हमारे पास है मैं छोड़ दूंगा। गाजी कहता हुआ थोड़ा आगे आया। अब क्या फ़ायदा, अब तो वक्त गुजर गया। नीलम बेगम गाजी के करीब आती हुई बोली, लो पिस्टल पकड़ो और फारिग कर दो इन दोनों को। आज का किस्सा यही ख़त्म कर दो। नीलम बेगम आदमी को पिस्टल पकड़ाती हुई बोली, नहीं प्लीज़ ऐसा ना करें, गाजी को जाने दे, इनका कोई कसूर नहीं है। जन्नत रोते हुए बोली, अल्लाह, ऐसे ठीक है जान बचा रही है लेकिन कसूर नहीं है, क्यों बोला? ये क्या, ये तो रोना ही शुरू होगी। अब ये रहने दो, ये मैं क्या करने जा रही थी? 2 प्यार करने वालों को अलग कर रही थी मैं, तो छोड़ो इसके हाथ, जाने दो इसे। नीलम बेगम अपने हाथियों को इशारा करती हुई बोली, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, छोड़ दो, जाने दो। नीलम बेगम इशारा करती हुई बोली। जन्नत का हाथ इसीलिए जैसे छोड़ा गया वो भागती हुई गाजी के गले लगने ही लगी थी कि नीलम बेगम ने पिस्टल से 3 फायर किए। गाजी ने जैसे ही देखा जन्नत को पीछे धकेला और खुद आगे आ गया। 3 फायर गाजी के सीने को चीरते हुए आर पार होके। गाजी के साथ जो बाकी ऑफिसर्स आए थे, जो पीछे ही कहीं खड़े अपनी अपनी पोजीशन संभाले इससे पहले कि नीलम बेगम की पिस्टल से और गोलियां गाजी के सीने को छलनी करती थी, एक ऑफिसर ने नीलम बेगम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे नीलम बेगम अपने काले करतूतों के साथ दुनिया से कूच कर गई। बाकी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गाजी कुछ तो बोले, आप मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते। जन्नत गाजी को झंझोड़ रही थी, एक मेरी पेट इतनी ख़राब है, मुझे बुखार है, तो सर दर्द कर रहा है, ऊपर से ये आवाज़। हाँ, स्टोरी अच्छी है, अगर जैसे मैं चाह रही हूँ वैसे एंड हो तो। और साथ साथ रो भी रही थी। गाजी को फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया। ऑपरेशन थिएटर की सुरख बत्ती जल चुकी थी। सबाहत बेगम, अरमान, शानज़ सब लोग इस वक्त अस्पताल में थे। जन्नत वज़ू करके आई, नमाज़ पढ़ाकर दुआ करने लगी। जब वापस आई तो सब लोगों को देख थोड़ा सा झिझक सी गई। सबाहत बेगम दौड़ती हुई, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जान से मार दूँगी। मामा क्या कर रही हैं, इसमें जन्नत का कोई कसूर नहीं है। अरमान ने सबाहत बेगम को समझाया और वापस कुर्सी पर बैठा दिया। एमन और इसकी अम्मी तो जन्नत पर ही नजरें गाड़ी बैठी थी कि कौन सी घड़ी आए और जन्नत को वो खा जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। ऑपरेशन तो हो गया था पर हालत नाजुक ही थी इसकी। बस एक दुआ, आप दुआ करें। जन्नत बेटा घर चलो, थोड़ा आराम कर लो, रात को फिर आ जाना। बीजान जन्नत से कह रही थी। जन्नत अस्पताल में इस वक्त जन्नत, अरमान और बीजान मौजूद थे। जन्नत, बीजान ठीक कह रही हैं, तुम अभी चली जाओ, कल रात से तुम यहाँ हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। जन्नत अरमान के साथ वाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। जन्नत कहती हुई खिड़की के पास एक दरवाजे की जहाँ गाजी को शिफ्ट किया गया था। ठीक है बीजान, आप जाएँ, मैं हूँ यहाँ पर। गाजी को 3 दिन के बाद होश आया, लेकिन अभी उसे अस्पताल में ही रखा गया था। सब लोग जब गाजी से मिल चुके तो जन्नत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अंदर आई। कहीं पे तो 6 गोलियां लग जाए ना तब भी नहीं मरते, और कहीं पे आधी लग जाए तब भी मर जाते हैं। मतलब थोड़ी सी अंदर ना घुसी हो, ऐसा कुछ भी गिर जाए सीढ़ियों से तब भी मर जाते हैं। और गाजी के पास जाकर बैठ गई। गाजी भी जन्नत को देख रहा था कि वह कोई बात करे। फिर गाजी ने ही खामोशी तोड़ी। जन्नत नाराज़ हो अब तक, और होना भी चाहिए, मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार हो रहा है,
मैंने सोचा मैं सारा को दे दूँ, लेकिन फिर सोच रही हूँ कि हर बार ऐसे ही हो जाता है, आप लोग फिर शिकायत करते हैं। चलिए खुद ही पढ़ लेती हूँ मैं, थोड़ा सा तो रह गया है, शिकायत ना कीजिएगा। और होना भी चाहिए, मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर, फैसला तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे अलग होकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सकती हो। गाजी ने इतनी बड़ी बात तो कर दी, पर शायद इस बात को निभाने का हौसला गाजी में नहीं था। जन्नत बगैर कुछ बोले वहाँ से चली गई। 1 हफ्ते बाद गाजी घर आया। जन्नत उसका ख्याल अच्छे से रखती थी, पर बात नहीं की उसने अब तक। भाई कैसे हैं? जन्नत गाजी के रूम से बाहर आई तो अरमान भी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जा रहा था। जी काफ़ी बेहतर है, जन्नत नजर चुराती हुई बोली। मैं अपने पहले रवैये की माफ़ी मांगता हूँ, शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे आपके और भाई के रिश्ते का मालूम होता कि आप बीवी हैं उनकी, तो मैं बिल्कुल ही हरकत नहीं करता। कोई बात नहीं, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, जन्नत कहती हुई चली गई। अब क्या करना है? वो मनहूस तो यहाँ कदम जमा कर बैठ ही गई है। तहमीना बेगम परेशान होकर बोली, मामा कुछ भी करें, उस जन्नत को गाजी की ज़िंदगी से निकाले कैसे? वो इसके आगे पीछे घूमती है, जहर लगती है मुझे, और जब तक वो है हम अपने मकसद में कामयाब कैसे होंगे? एमन नाखून तराशती हुई बोली, आप लोग फिक्र ना करें, अब जैसा चल रहा है चलने दें। इस जन्नत का काम तो मैं खुद तमाम करूँगी। ऐसे ही मैंने इतने साल गाजी के सामने अच्छे बनने की एक्टिंग की। सच तो यह है कि वो मुझे एक आंख नहीं भाता। पैसे के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, सड़क छाप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है। जैसे ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, गाजी का किस्सा ख़त्म, वो भी हमेशा के लिए। सबाहत बेगम खतरनाक तेवर दिखाती हुई बोली कि अचानक रूम के बाहर बड़ा आवाज़ टूट कर गिर गया। शायद वहाँ कोई खड़ा था, ये सारी कार्रवाई सुन चुका था। जन्नत भागती हुई आई और किचन में जाकर अपना काम करने लगी, ताकि किसी को शक ना हो कि वह सबाहत बेगम की सारी बातें सुन चुकी है। एमन मुलाजमा को बुलाने आई ताकि टूटा हुआ आवाज़ का कचरा उठवा सके। जन्नत मुलाजमा का इसे भेजो, हालांकि कमरे के बाहर का आवाज़ टूट गया है, वो उठाना है, कहीं किसी को लग ना जाए। एमन मुलाजमा को बुलाने नहीं बल्कि ये देखने आई थी कि जन्नत इस वक्त कहाँ है। कहीं वो तो कमरे के बाहर खड़ी थी। जन्नत माथे पर आए हुए पसीने को साफ करते हुए, जी मैं भिजवाती हूँ, ज़रा जल्दी, एमन कहकर चली गई। जन्नत ने तब जाकर सुक्का सांस लिया। जन्नत कमरे में आई। गाजी खिड़की के पास खड़ा सोचों में गुम था। जन्नत गाजी को दूध का गिलास पकड़ाती हुई बोली, आपको अपनी मोमो पर कितना भरोसा है? इतनी देर की दिन की खामोशी आज जाकर टूटी। क्या मतलब इस बात का, जबकि तुम जानती हो कि मुझे मोमो पे खुद से ज़्यादा यकीन है? ऐसे ही पूछ लिया। जन्नत गाजी को मेडिसिन देती हुई बोली, तुम्हें पता है मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ बाप मुझे सड़क पर फेंक गए थे, लावारसों की तरह। फिर बाबा मुझे लेकर आए। बाबा के जाने के बाद मम्मा ने मुझे बहुत प्यार किया, अपनी औलाद से ज़्यादा मुझे चाहा, और आज भी जब मुझे कोई बात परेशान करती है तो मम्मा के पास जाता हूँ, वो मेरा सब कुछ है। गाजी जन्नत के पास है, अब वो काफ़ी बेहतर था। अब फिर तुमने क्या सोचा? तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम फैसला करने का पूरा हक रखती हो। क्या फ़ैसला किया तुमने? गाजी मेडिसिन लेता हुआ बोला, कैसी ज़िंदगी, कैसा हक? सब कुछ तो तबाह कर चुके हैं आप। मेरी ज़िंदगी यही कह रहे ना आप? मेरी ज़िंदगी, अगर मेरी ज़िंदगी थी तो आपने क्या किया? मेरी ज़िंदगी का तमाशा बना दिया, मेरे घर वालों के सामने, सारे माशरे के सामने मुझ पर बदकिरदारी का लेबल लगा दिया, अपने बच्चे को भी गाली दी। अगर आप जैसे लोगों को मर्द कहते हैं तो हम औरतें आप मर्दों के बगैर भी ये ज़िंदगी गुजार सकती हैं। गाजी कुछ नहीं बोलता भी क्या, जन्नत सच्ची तो कह रही थी, और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं चली जाऊँ। आपको अपने बच्चे का ख्याल नहीं है क्या? जब लोग इसके बाप के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगी मैं? आपको क्या लगे? आप तो बस ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और आप आसानी से अपनी ज़िंदगी के मज़े ले सकें। ठीक है, फिर एक काम करें, गला दबा दें मेरा, ये किस्सा भी ख़त्म हो जाएगा, या फिर मैं खुद को मार देती हूँ। वैसे भी आप मुझे कब का मार चुके हैं, बस इस नन्ही सी जान की वजह से मेरी सांसें चल रही हैं। जन्नत पागलों की तरह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगी। जन्नत क्या हो गया तुम्हें? पागल मत बनो। गाजी ने कहते हुए जन्नत को अपने हिसार में ले लिया। गाजी मुझ पर ये जुल्म मत करें, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूँगी आपकी नफ़रत को, आपके सख्त रवैये को। जन्नत रोते हुए बोली। अब भी वो गाजी के गले से लगी हुई थी। यार, गलती तो इन हीरोइन की है जो माफ़ कर देती हैं, हीरो को कोई गलती नहीं है। दिल करता है सारा गुस्सा हीरोइन पे निकालूं, ऐसे कैसे माफ़ कर देती हैं? आई नो कि औरत को अपनी औलाद अजीज़ होती है, सारा कुछ, लेकिन वो इंसान है। इतनी आसानी से पता नहीं कौन माफ़ कर देता है। क्या हाल है ये पूरी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तो माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं रहा। हाँ, तुम थप्पड़ों के काबिल हो। हाँ, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी को मुतमईन और पुरसुकून बना दूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता मज़ीद। ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। निकाह एक ऐसा खूबसूरत बंदा है जो नफ़रत को भी मोहब्बत और खलूस में बदल देता है। ये राइटर ये लाइन लिख के क्या साबित कर देना चाहती हैं? हर राइटर ऐसे ही लिखती हैं, पहले इतनी ज़्यादा मार पे, उसके बाद ये लिख देती हैं। हाय अल्लाह। गाजी की आंख खुली तो जन्नत बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह सोई हुई थी। गाजी प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। अभी वो गौर से इसके चेहरे को देख ही रहा था कि जन्नत की आंख खुल गई। अरे कहाँ जा रही हो सॉरी। जन्नत गाजी के इरादों को देखकर उठने लगी तो गाजी ने उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। गाजी के इतने करीब आकर जन्नत ने आंखें बंद कर ली। गाजी ने जन्नत के चेहरे पर प्यार किया। गाजी वो किचन में, मुझे कुछ काम है। जन्नत को जब अपनी धड़कनें बेतरतीब होती सुनाई दी तो जल्दी से बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ भाग गई। गाजी वहीं बैठा जन्नत की हरकत में हंसने लगा। नाश्ते के मेज़ पर सब ठीक बैठे हुए थे। सामने सीढ़ियों पर से गाजी और जन्नत उतर रहे थे। गाजी ने जन्नत का हाथ पकड़ा हुआ था। ऐसे नावल पढ़ने का ना मेरा बहुत दिल था,
अरमान अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुआ। उठकर इन दोनों के पास आया। वेलकम वेलकम मिसिस गाजी, अरमान ने कहते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया और जन्नत को बैठने को कहा। वाह, भाभी के आते ही भाई को भूल गया। गाजी मसनूई गुस्सा दिखाते हुए बोला, नहीं भाई, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप मेरे आइडल हैं, आप भी तशरीफ़ रखिए। अरमान कहता हुआ बैठ गया। गाजी, अरमान और जन्नत हंसने लगे। बाकी सब लोग हकारत और गुस्से से देखने लगे, पर कुछ कर नहीं सकते थे। नाश्ते के बाद गाजी जन्नत को डॉक्टर के पास लेकर गया। वापस आया तो सुबहात बेगम और तहमीना बेगम लाउंज में बैठे हुए थे। मामा, जन्नत का हमें बहुत ख्याल रखना है, डॉक्टर ने खास तौर पर इसे आराम का कहा है और ये सारा दिन किचन में लगी रहती है, आप मना कर किया करें। काजी सुबहात बेगम के साथ बैठता हुआ बोला, हम तो ऐसे इसे काम करने का नहीं कहते, खुद ही शौक होता है इसे। सुबहात बेगम नागवारी से बोली, बस मामा, मैं कुछ नहीं जानता, अब आपको ही जन्नत का ख्याल रखना है। आगे ही मैं बहुत गलत कर चुका हूँ जन्नत के साथ, अब मैं मज़ीद कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। और एक और बात, जिसको जन्नत से कोई भी मसला है तो वो यहाँ से जा सकता है। गाजी तहमीना बेगम पे निगाहें डालता हुआ बोला। गाजी कहता हुआ जन्नत को कमरे में लेकर चला गया। आपको आंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो क्या सोच रही होंगी कि मेरे कहने पर आपने ये सब किया, कहा। जन्नत परेशानी से बोली, कोई कुछ नहीं सोचेगा, वैसे बस तुम अपना ख्याल रखो, घर के काम करने की ज़रूरत नहीं। गाजी जन्नत के माथे पर लब रखता हुआ बोला, गाजी आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना, बदल तो नहीं जाएंगे? जन्नत गाजी के कंधे पर अपना सर रखती हुई बोली, बिल्कुल नहीं, भला इतनी खूबसूरत बीवी को कोई कैसे छोड़कर जा सकता है? गाजी मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, अगर मैं खूबसूरत ना होती तो आप मुझे छोड़कर चले जाते? जन्नत सब आंखों से गाजी को गौर से देखती हुई बोली, जैसे वो गुस्से में हो, मजाक कर रहा था मैं सच में। गाजी जन्नत के चेहरे को छूता हुआ बोला। गाजी जन्नत को इसके मामू के घर लेकर गया था और सारी बात इन्हें खुलकर बताई। वकार साहब तो पहले ही जानते थे कि इनकी जन्नत की कोई गलती नहीं है। अनिला बेगम भी दौलत की चमक देखकर खुश हो गई। भाभी, अरमान यूनिवर्सिटी से वापस आया तो जन्नत को आवाज़ें लगाने लगा। उसकी आदत बन चुकी थी, वो जन्नत को ढूंढते हुए किचन में आया। भाभी, आप यहाँ हैं? कब से बुला आ रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दें। अच्छा अरमान, सब्र तो करो, आते ही हवा के घोड़े पर सवार होते हो तुम। जन्नत को 4 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका था यहाँ आए हुए। अरमान से इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। क्या मतलब है भाभी, आपका मुझे मारने का इरादा है? भूख से अरमान ने कहते हुए हाथ पतीले को लगाया जो गर्म था। ओह, ये क्या कर दिया ये लड़का भी ना, हटो पीछे, मैं दवाई लाती हूँ, यहाँ से हिलना नहीं। जन्नत दवाई लेकर आई और अरमान के हाथ पर लगाने लगी। अभी वो दवाई लगा ही रही थी कि एमन किचन में, अरे वाह, यहाँ तो रोमांटिक फिल्म का सीन चल रहा है। एमन फ्रिज से बोतल निकाल कर पानी पीने लगी। तमीज़ नहीं है तुम्हें बात करने की? अरमान गुस्से से बोला। क्या कहा तुमने? मुझे तमीज़ नहीं है? मुझे? एमन अरमान के पास आती हुई बोली, हाँ तुम्हें कह रहा हूँ, बहरी हो क्या? और तुम अभी तक हमारे घर में क्या कर रही हो? खाला भी जब से आई हैं जाने का नाम नहीं ले रही, दोनों इस घर के साथ चिपक ही गई हैं। मकसद क्या है? अरमान एमन को कहता हुआ बाहर निकल गया। एमन को जन्नत को खूंखार नज़रों से घूरती किचन से निकल गई। अरमान, तुमने एमन से बदतमीज़ी की है, वो भी इस लड़की के सामने। सुबहात बेगम ने अरमान को कमरे में बुलाकर इसे डांट रही थी। मामा, इसने आपको ये नहीं बताया ये क्या फजूल बातें कर रही थी? अरमान गुस्से में बोला। अच्छा, बेहिया फैलाओ तुम लोग और मैं बातें भी ना करूँ। एमन कहती है अरमान के पास आई। अरमान ने जैसे ये बात सुनी थप्पड़ एमन के चेहरे पर मार दिया। अच्छा ही हुआ कि मार दिया, एक और मार दे। अगर भाभी के बारे में कोई भी फजूल बकवास की तो जान से मार दूंगा तुम्हें। अरमान कहता हुआ बाहर निकल गया। देखा तुमने, ये इज्जत है हमारी इस घर में। चलो एमन, सामान पैक करो, सुबह से तो कुछ होने नहीं वाला और ये कुछ बोलेगी ये कुछ बोलेगी। तहमीना बेगम एमन को बाजू से पकड़कर बाहर ले आई। सुबहात बेगम ने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन और भांजी को रोका। ये कह कर के वह जल्दी जन्नत को यहाँ से निकलवा देगी। क्या हुआ गाजी, ऐसे क्या देख रहे हैं? गाजी जन्नत की गोद में सरक कर मुसलसल उसे देख रहा था। कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें देख रहा हूँ, बहुत गहरी हैं, जैसे तुमने बहुत कुछ छुपा कर रखा हो, जैसे तुमने मुझसे कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही। गाजी कहने लगा, तो आप आंखें भी पढ़ लेते हैं? कुछ नहीं छुपा हुआ इन आंखों में, बस वक्त का इंतज़ार है। ओह माय गॉड, सो सॉरी, मोबाइल हाथ से गिर गया मेरे मुंह पे नहीं लगा। आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए मैं कितनी हैपनिंग आवाज़ में नावल रीड करी हूँ, और जब मैं सांस लेने के लिए रुकती हूँ ना तब मुझे असल पता चलता है मेरी आवाज़ का। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बुखार है। ओके, पता नहीं कहाँ चला गया। सही, जन्नत सोच रही थी कि अगर वो काजी को सुबहात बेगम के बारे में बता भी दे तो काजी का भी यकीन नहीं करेगा, फलसफे बाद में करिएगा। मुझे आइसक्रीम खानी है। जन्नत मुंह फुला कर बोली। ये वक्त है, 10 बज रहे हैं। काजी उठकर बैठा। कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, ना जाने के बहाने सारा दिन आप अपने काम में बिजी होते हैं, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं। जन्नत रोने लगी, बल्कि एक्टिंग कर रही थी ताकि काजी मान जाए। प्लीज़ रोना मत, तुम जानते हो मुझे रोने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। उठो चलो, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आना। काजी 1 मिनट। जन्नत गाजी के गाल पर लब रखती हुई बोली, थैंक यू सो मच, अब चाहे मैं आ रही हूँ। जन्नत ड्रेस निकाल कर वाशरूम में चलेगी। अभी वो लोग रेस्टोरेंट में दाखिल ही हुए थे कि सामने से आते हुए शख्स ने जन्नत को देखकर कदम रोक लिए। अब वो जन्नत की तरफ बढ़ रहा था। जन्नत भी उमैर को देखकर डर गई।
जन्नत यार कहाँ की थी तुम? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। उमैर जन्नत के पास आकर बोला। और ये कौन है? उमैर गाजी को देखते हुए बोला। ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स, बालों को माथे पर डाले खड़ा था। बीवी है जन्नत मेरी और मैं इसका शोहर, गाजी नाम है मेरा। गाजी जो चुप खड़ा उमैर की गुफ्तगू सुन रहा था और जन्नत के चेहरे के बदलते तासरात देख चुका था। आप कौन? मैंने आपको नहीं देखा इससे पहले। गाजी उमैर को गौर से देखता हुआ बोला, मैं जन्नत का दोस्त हूँ। मैं और जन्नत अकेडमी में इकट्ठे पढ़ाते थे। उमैर जन्नत को देखकर बोला, जो नजरें झुकाए खड़ी थी। चलता हूँ मैं। उमैर कहता हुआ निकल गया। चलो जन्नत बैठते हैं। गाजी और जन्नत अब बैठ चुके थे। आइसक्रीम खाने के बाद वो लोग घर के लिए रवाना हो गए। गाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जन्नत जो बेड पर लेटी हुई थी उठकर गाजी के पास आई, जो कि सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। हाँ बोलो। गाजी लैपटॉप बंद कर किया और जन्नत की तरफ मुतवज्जो हो। गाजी को उमैर मेरा दोस्त नहीं था, मतलब कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। मेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अब आपसे जुड़ी हुई हैं। जन्नत आंखें बंद करके बोल रही थी। ये सब इसलिए बताया क्योंकि शोहर और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। ये ठीक बात है, लेकिन मर्द बहुत कम सर्फ होते हैं मेरे ख्याल में। वो बर्दाश्त नहीं करते। वो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आपको ताना लाजमी देंगे ही देंगे। आप जो मर्ज़ी कर लें। बहुत बहुत कम ऐसे मर्द होते हैं जिनका सर्फ बहुत आला होता है, जो आपके पास्ट को कबूल करें, नहीं तो नहीं। और इनका ये रिश्ता तब तक कायम रहता है जब तक इनके दरमियान इत्मीनान और भरोसा हो। और कल को अगर ये बात कोई और बताए और आप मुझ पर शक करें, जन्नत तुम ये सब ना भी बताती तो मुझे कोई गिला नहीं था, और ना ही इस बात से हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क पड़ता। और उमैर को तुम शादी से पहले जानती थी और मुझे खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा है। जन्नत गाजी ने कहते हुए जन्नत के माथे को चूमा। मुझे खुशी है कि तुमने खुद आकर मुझे सब सच बताया। उठो अब सो जाओ जाकर, थक गई होगी। गाजी जन्नत को थाम कर बेड पर लटाया और खुद भी जन्नत को अपने करीब करके आंखें बंद कर ली। उठो अब सो जाओ जाकर, थक गई होगी। गाजी जन्नत को थामकर बेड पर लेटाया और खुद भी जन्नत को अपने करीब करके आंखें बंद कर ली। गाजी उठे, नमाज का वक्त तो निकल जाएगा। जन्नत रोज गाजी को नमाज के लिए उठाती। फजर और ईशा की नमाज तो वो पढ़ता था, पर बाकी के औकात में वो पुलिस स्टेशन होता था। वहाँ भी गाजी कोशिश करता और करीब मस्जिद में फ़र्ज अदा कराता। नमाज पढ़कर गाजी ने जन्नत की फरमाइश पर सूरत रहमान की तिलावत की। जुबानी आवाज़ में ऐसा सहर था कि जन्नत ने गाजी के कंधे पर सर रखा और आंखें बंद कर ली। तिलावत खत्म हुई। गाजी ने जन्नत को बुलाया, पर वो सो चुकी थी। गाजी ने जन्नत को उठाकर बेड पर लेटा दिया अच्छे से, उसके ऊपर चादर की, और खुद फ्रेश होने चली गई। गाजी बेटा नाश्ता तो करके जाओ। गाजी जो सबाहत बेगम से मिलकर जा रहा था, सबाहत बेगम ने उसे रोक लिया। नहीं मामा, मुझे देर हो गई है, मैं नाश्ता भी कर लूँगा। और बीजान जन्नत जब उठे तो याद से उसे नाश्ता करवा दीजिएगा, और मेडिसिन भी। आप जानती है कितनी लापरवाह है वो इस मामले में। जी साहबा, फिक्र ना करें, मैं जन्नत बेटी को नाश्ता करवा दूंगी। बेटी को सॉरी, शुक्रिया बीजान, गाजी कहता वो निकल गया। अरमान यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था कि जो शर्ट उसने पहनने के लिए निकाली थी उसका बटन टूटा हुआ था। तो वह जन्नत के कमरे की तरफ गया। भाभी मैं अंदर आ जाऊँ? अरमान दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला। जन्नत जो कि अभी हाथ बात लेकर निकली थी, शीशे के आगे खड़े होकर कानों में झुमके डाल रही थी। पिंक कलर के कमीज शलवार पहने। हाँ जो भाभी, ये मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, प्लीज़ लगा दे। अरमान मासूमियत से बोला। लाओ। जन्नत शर्ट लाती हुई बोली। लेती हुई सॉरी। भाई चले गए हैं? अरमान कमरे में नजर दौड़ाता हुआ बोला। कुछ देर में ही जन्नत ने अरमान का शर्ट वापस की। थैंक यू भाभी। अरमान जल्दी से बाहर निकल गया क्योंकि यूनिवर्सिटी से वो पहले लेट हो चुका था। पागल तो नहीं होगी तुम? अरमान मेरा बेटा है और मैं उसी पर ही इल्ज़ाम लगा दूँ? सबाहत बेगम ईमान की बात सुनकर गुस्से में आ गई। देखिए खाला, इस प्लान से हम जन्नत को आसानी से घर से निकाल सकते हैं। ईमान सबाहत के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली। ठीक है, लेकिन अरमान उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सबाहत बेगम फिक्रमंदी से बोली। नहीं खाला, फिक्र ना करे, मज़ा आएगा। बहुत जन्नत जन्नत करते हो तुम मिस्टर अरमान, एक तीर से दो शिकार होंगे। ईमान दिल में खुश होकर बोली। तो इस प्लान पर आज ही अमल होगा, मैं मज़ीद देर नहीं कर सकती। ऐमन कहती हुई सबाहत बेगम को सारा प्लान समझाने लगी। अरमान बेटा रुको ज़रा। सबाहत बेगम ने अरमान को रोका जो यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था। मामा मैं आगे लेट हो चुका हूँ। अरमान पीछे मुड़ता हुआ बोला। नाश्ता किए बगैर ही जा रहे हो तुम? सबाहत बेगम अरमान को कहती हुई बोली। दूध का गिलास अरमान को पकड़ाया। ये पियो और फिर जाना। सबाहत बेगम अरमान को दूध का गिलास पकड़ाती हुई बोली। मामा देर हो रही है मुझे यूनिवर्सिटी से, और आप हैं कि मुझे और देर करवा रही हैं। अरमान ने नागवारी से दूध का गिलास पकड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नाश्ता करते हो? इतने दिन से तुम्हारी ये रूटीन देख रही हूँ। चलो पियो और जाओ। सबाहत बेगम खुद कमरे में चली गई। अरमान ने दूध का गिलास कदम करके साइड पर रखा। मामा भी ना। अरमान उठकर खड़ा हुआ, उसका सर घूमना शुरू हो गया और वह सोफे पर दोनों हाथ सर पर कर बैठ गया। अरमान क्या हुआ मेरे बच्चे? सबाहत बेगम अरमान को सहारा देती हुई बोली। मेरे बच्चे जो दूर खड़ी सब देख रही थी। उठो चलो कमरे में। एमन बेटा यहाँ आओ। अब सबाहत बेगम और एमन ने अरमान को सहारा देकर सोफे से उठाया और कमरे की तरफ लेकर जाने लगी। किसके कमरे में लेकर जा रही थी ये वो दोनों ही जानती थी। जन्नत के कमरे में अरमान को लाकर बेड पर लेटा दिया और साथ ही जन्नत लेटी हुई थी बेहोश। दोनों को एक दूसरे के करीब करके लेटा दिया गया था। चले खाला। वो दोनों कमरे से निकल गई। गाजी को कॉल की है तुमने? सबाहत बेगम एमन से पूछा। जी खाला करती है। इतने में गाजी आता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ मामा? एमन की कॉल आई थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आपको? गाजी सबाहत बेगम के हाथ चूमते हुए बोला। अरे कुछ नहीं मेरे बच्चे, एमन बिना ऐसे ही परेशान हो जाती है, मैंने तो मना भी किया था इसे। सबाहत बेगम गाजी के चेहरे पर हाथ रखती हुई बोली।
और अब इसने कुछ कहा ना और उस लड़की ने फिर माफ़ कर दिया तो लड़की ही गलत है, डूब के मर जाए। हाँ, अगर पंजाबी में बोलती आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। पंजाबी में पूरा पता क्या बोलते हैं, डूब के मर जा छप्पड़ी च पानी लगे। आपने कभी मिट्टी का घड़ा देखा है? उसके ऊपर रखते होते हैं हम, उसके ऊपर रखने वाली भी एक होती है चीज़, लाइक उसको ढांपने वाली, तो उससे बोलते हैं चपनी पंजाबी में। और कुछ छप्पड़ी ऐसे कुछ मतलब लाइक ना बोलते थे, बस चपनी बोलते ऐसे, तो उसे कहते हैं। वो इतनी छोटी सी होती है। जन्नत जन्नत कहाँ है? अगर ऐसे नज़र घुमाता हूँ बोला, पता नहीं बेटा मैंने तो इसे नहीं देखा सुबह से। ईमन चालाकी से बोली, अच्छा रुके मैं आता हूँ। शायद तबीयत ख़राब हुई इसकी। गाजी कमरे की तरफ बढ़ा और कमरे का डोर खोलकर जैसे इसकी नज़र पड़ी, सामने बेड पर चेहरा और आंखें लाल हो चुकी थी। वो बेड के पास है, जन्नत को अरमान के पास से खींचा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सब लोग गाजी के चिल्लाने की आवाज़ से ऊपर कमरे में आए। सबाहत बेगम, ईमन, तहमीना तो ये सब जानती थी। शान से घर पर नहीं थी। उफ मेरे अल्लाह, ये क्या है? मैं कहती थी ना गाजी, ये बदकिरदार लड़की तेरे काबिल नहीं है। गाजी दीवार के साथ लग के बैठ गया। सदमे किसी कैफियत में था और मेरे अरमान भी डोरे डाल रही थी। जन्नत को आहिस्ता आहिस्ता से होश आया। दवाई की मिकदार इतनी ही डाली गई थी कि इन दोनों को जल्दी होश आ जाए। जन्नत को जैसी होश है, गाजी ने इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। जन्नत को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब क्यों कर रहा है। शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरे खलूस में, तुमने ये सब किया? फिर उसकी बात सुने बगैर से मारा। बोलो, जवाब दो। अरमान हमारे बेडरूम में तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? बोलो। गाजी जन्नत को झंझोड़ते बोला। दूसरी तरफ सबाहत बेगम और ईमन अरमान को उठा रही थी। गाजी क्या करें आप? जन्नत का सर अभी भी दर्द कर रहा था। अरमान को भी होश आ चुका था, पर इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गाजी के कमरे में क्या कर रहा है। निकलो यहाँ से, निकलो। गाजी जन्नत को धक्के देकर निकाल रहा था। अब वो अरमान के पास आया। क्यों किया तुमने ऐसा? भाई होकर भाई की खुशियां बर्बाद कर दी। गाजी ने अरमान को बेड से उठाया और इसे मारने लगा। भाई क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं मुझे? क्या क्या किया है मैंने? अरमान चीख कर बोला। सबाहत बेगम और ईमन जन्नत को नीचे ले गई। अब गाजी अरमान को नीचे ला रहा था घसीट कर। अब जन्नत और अरमान कटकरे में खड़े थे और अदालत लग चुकी थी। गाजी, ये रिपोर्ट्स है जन्नत की, मुझे अरमान के कमरे से मिली है। ईमन गाजी को रिपोर्ट्स देती हुई बोली, जिसके मतलब ये बच्चा तुम्हारा नहीं अरमान का है। एक और झूठ, एक और इल्जाम अरमान और जन्नत पे लगाया जा रहा था। भाई ये क्या बकवास कर रही है? झूठ बोल रही है। मैं नहीं जानता कि मैं भाभी के कमरे में कैसे गया, पर ये सब गलत है। इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरमान रोते हुए बोला, इतना बड़ा धोखा फ्रेब क्यों? जन्नत क्यों? गाजी जन्नत का चेहरा ऊपर करते हुए बोला, गाजी आपको मुझ पर यकीन नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं और इसमें आपकी मम्मा भी शामिल है। जन्नत सबाहत बेगम की तरफ देखती हुई बोली। बिखरे बाल होंठ किनारे से फटा हुआ था, आंखें रो रो कर सूख चुकी थी, पर गाजी को जो झूठी फिल्म दिखाई जा रही थी वो इसको ही सच मान चुका था। एक और थप्पड़ जो कि सबाहत बेगम ने जन्नत को मारा। क्या कह रही हो तुम? बेटे को माँ से बदगुमान कर रही हो तुम, बेगैरत बेहया लड़की। अब जो आप जो कर रही हैं वो गलत नहीं है क्या? जायदाद के लिए आप गाजी की खुशियों को आग लगा रही हैं। चले गाजी तो सौतेले हैं, पर अरमान तो आपका अपना बेटा है, उसके साथ ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? जन्नत सबाहत बेगम को देखकर बोली, बस जन्नत, बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी जैसी गंदगी की इस घर में कोई जगह नहीं है। गाजी बोलता हुआ जन्नत के पास आया। एक मिनट गाजी, आप फिर से गलती कर रही हैं। जन्नत गाजी की बाजू को पकड़ती हुई बोली, भाभी सच कह रही है, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, मामा ने मुझे रोक कर दूध का गिलास दिया, जिसे पीने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अरमान गाजी को बताने लगा, मम्मा मुझे यकीन नहीं आता कि आपने ये घटिया साजिश की। अरमान अपनी माँ को नागवारी से देखता हुआ बोला, गाजी ये लोग अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने काफ़ी बार जन्नत को अरमान के कमरे से निकलते देखा है। सबाहत बेगम चालाकी से बोली, जन्नत मैंने कहा निकलो यहाँ से। गाजी चीखता हुआ बोला, जन्नत को घसीट कर दरवाजे तक लाया और जोर से धक्का देकर भाई की तरफ फेंका। गाजी क्या आपको अपनी जन्नत पर भरोसा नहीं? ऐसा ना करें, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी? जन्नत गाजी के पाँव पकड़ती हुई बोली, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो मर जाओ। गाजी ने कहते हुए दरवाज़ा बंद किया और गार्ड को हिदायत दी कि वे जन्नत को बाहर निकाल कर आए। और तुम अरमान, तुम क्यों खड़े हो? तुम्हारे नाजायज़ बच्चे की माँ को तो निकाल दिया मैंने। गाजी कहते हुए अपने कमरे की तरफ तेज़ रफ्तारी से बढ़ गया। खुदा का वास्ता है आपको भाई, बस कर दे, पछताएंगे आप लोग, और खासतौर पर मम्मा आप। अरमान लाल आंखें दिखाता हुआ बोला और वहाँ से चला गया। क्यों क्यों जन्नत, क्यों क्यों तुमने? गाजी चीखता हुआ अपने कमरे की हर चीज़ को तहस नहस कर रहा था। मेरा तो दिल कर रहा तुम्हें तहस नहस कर दूँ। लाइक सीरियसली तुम हीरो कहलाने के लायक ही नहीं हो। पता नहीं, मैं तो गधी नहीं हूँ जो मैं मानूँ इसको हीरो। कब से तुम मेरी नज़रों में धूल झोंकती रही और मुझे पता ही नहीं चला। फिर गाजी उठा जन्नत के वार्डरोब से उसके सारे कपड़े निकाले और आग लगा दी। अरमान ने कमरे में जाकर कमरा लॉक कर लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ और भाभी भी ऐसी नहीं है। मामा ने मुझे भाई की नज़रों में इतना गिरा दिया कि मैं तो सारी ज़िंदगी उनके सामने सर नहीं उठा सकूंगा। अरमान ने कहते हुए दराज खोला, नींद की सारी टैबलेट्स खा ली। जन्नत के कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बदकिरदार बदकिरदार, मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन है। गाजी की बातें जन्नत के आंसू खुद आंखों से बह रहे थे। मैंने कहा ना, मर्द कमज़र्फ होते हैं, उन्हें आप पे कोई यकीन वकीन नहीं होता। वापस से करोगे मतलब लाइक वापस ऐसी सिचुएशन आ जाए ना तो वो दूसरे बंदे को नहीं पकड़ेंगे या ऐसे कुछ भी नहीं कहेंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, डायरेक्ट हमला।
शायद आप आंसू जन्नत की ज़िंदगी के साथी बन चुके थे। अपने मामू के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? सब्र तो करो। अनीला बेगम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, जन्नत को देखकर चेहरे पर नागवारी आ गई। तू यहाँ क्या कर रही है? सबाहत बेगम का फ़ोन आया था। सब बता दिया उन्होंने कि कैसे तू मुँह काला करके आई है। अरे शौहर के होते हुए कैसे दूसरे के साथ? अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह माफ़ करे। और ऊपर से बच्चा भी उसी का लिए घूम रही है। बदचलन लड़की, दफ़ा हो इधर से। अनीला बेगम ने कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। मामी मामी दरवाज़ा खोलें प्लीज़। मैं कहाँ जाऊँगी? जन्नत दरवाज़े के साथ बैठी। मैं ज़रा जाकर अरमान को देख लूँ। उस जन्नत के चक्कर में मैंने अपने बेटे को ही गलत कह दिया। पता नहीं किस हाल में होगा। सबाहत बेगम खाने की ट्रे अरमान के कमरे की तरफ लेकर जा रही थी। ज़हन में साथ में एमन भी थी। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब दरवाज़ा न खुला तो कमरे की चाबी मंगवाई गई। जब दरवाज़ा खोला गया, अरमान ज़मीन पर पड़ा था। एमन ने खाने की ट्रे साइड पर रखी। अरमान अरमान आँखें खोलो, पर अरमान का जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। गाज़ी भी कमरे से बाहर नहीं आया। फिर सबाहत बेगम और एमन शान से अरमान को अस्पताल लेकर गई। बहुत मुश्किल से अरमान की जान बची। गाज़ी, यार तू क्या कर रहा है? तू भाभी के साथ गलत कर रहा है। हो सकता है ये सब कुछ तुझे उनसे बदगुमान करने के लिए किया गया हो। गाज़ी समुंदर के किनारे खड़ी गाड़ी के साथ टेक लगाए बैठा था। उसका दोस्त फ़ाहिद, जो कि एक बिज़नेसमैन था, उसका आज काफ़ी सालों बाद पाकिस्तान वापस आया था। वो मुझे धोखा देती रही, मेरे जज़्बात का मज़ाक उड़ाती रही। गाज़ी घूंघट हलक से उतारता हुआ बोला, चल उठ, घर छोड़ दूँ तुझे। वैसे भी तेरी हालत ऐसी नहीं है कि तू ड्राइव कर सके, और ना ही तेरा दिमाग इस वक्त काम कर रहा है। फ़ाहद ने गाज़ी को सहारा देकर उठाया और गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाज़ी का नाम ही बदनाम कर दिया। कहाँ कहाँ गाज़ी अच्छे होते थे, वो कहाँ कहाँ गाज़ी बुरे होने लग पड़े हैं। जन्नत चलती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी कि अचानक एक गाड़ी से उसका टकराव हुआ और वो बेहोश हो गई। अरमान बेटा, बात तो सुनो। सुबह बेगम अरमान को होश आया तो वो उससे मिलने रूम में गई। प्लीज़ जाएँ यहाँ से। क्यों लेकर आई हैं आप मुझे यहाँ? मरने दिया होता। किस कदर गंदे और झूठे इल्ज़ामात लगाए आपने मुझ पर और भाभी पर। कोई बात नहीं करनी मुझे, ना आपसे और ना ही किसी और से। अरमान ने चेहरे का रुख दूसरी जानिब कर लिया। सुबह बेगम भी चली गई। जन्नत की आँख खुली तो एक घर में मौजूद थी। शुक्र है आपको होश आया, वरना मैं तो डर ही गई थी। वैसे गलती आपकी थी। बेध्यानी में आप रात को सड़क पर चल रही थी और वो भी हो इस हालत में। जन्नत ने सामने खड़ी लड़की को देखा, जो कि टॉप और जीन्स में पहने, बालों की पोनीटेल बनाए खड़ी थी। आप कौन? मतलब मैं यहाँ कैसे? जन्नत घबराती हुई बोली, मेरा नाम डॉक्टर प्रविशा है और आप रात को मेरी गाड़ी से टकरा गई थी और इस वक्त आप मेरे घर में हैं। प्रविशा जन्नत के पास बैठती हुई बोली, आप बता सकते हैं कि आप अकेली रात को कहाँ जा रही थी? आपके शौहर कहाँ हैं? उनको तो इस वक्त आपके साथ होना चाहिए था। जी नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली होती हूँ। जन्नत ने कहती हुई आंखें बंद कर लिया। अरमान ठीक हो घर आ गया था, पर वो ज़्यादातर कमरे में रहता। यही हाल गाजी का भी था। ड्यूटी से आने के बाद या तो वो कमरे में होता या फिर सड़कों पर। सबाहत बेगम की अचानक कार एक्सीडेंट की खबर है। सब लोग अस्पताल में मौजूद थे, सवाए गाजी और अरमान के। अरमान सच्चाई जानता था और गाजी को अपनी नई दुनिया से फुर्सत नहीं थी। सबाहत बेगम की लालच ने उनके सारे रिश्तों को खत्म कर दिया। मुकफ़्फ़त मलेशी को कहते हैं और वो मजदूर हो गई। ना कुछ बोल सकती थी और ना ही चल सकती थी। शानजे का रो रो कर बुरा हाल था। गाजी की शराब पीने की आदत ज़्यादा हो गई थी। जब भी वो घर आता था नशे में होता। एमन का दुबई से काफ़ी अमीर फैमिली से रिश्ता है और तहमीना बेगम मना न कर सकी। ये उठते रही करना से तो इतने अड्डा पाया क्यों लिया और हाँ करती। एमन भी बहुत खुश थी क्योंकि वो अब सबाहत बेगम की बीमारी से तंग आ गई थी। तहमीना बेगम ने एमन दुबई रवाना होगी, पर दूसरों का हंसता बसता घर बर्बाद करके वो खुद कैसे खुश रह सकती थी। गाजी फ्रेश होकर बाहर आया तो अचानक खांसी आने पर उसने मुंह के आगे हाथ रखा तो हाथ खून से भर गया। गाजी ये सब देखकर खुद भी डर गया। वॉशरूम जाकर हाथ धोए और टिश्यू से हाथ साफ किए। मिस्टर गाजी, हम आपको बता चुके हैं, इस हालत में आपको पीने की आदत छोड़नी पड़ेगी। कैंसर है आपको, ब्लड कैंसर। आपको ये बात मजाक लग रही है? देखे डॉक्टर, मैं ये आदत नहीं छोड़ सकता। गाजी कहता हुआ उठा। ठीक है, फिर इन मेडिसिन का भी कोई फ़ायदा नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं, अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए रिश्तों की। डॉक्टर गाजी को समझाने लगा। गाजी बगैर कोई जवाब दिए चला गया। बीजान सबाहत बेगम को सूप पिला रही थी, पर वो इनकार कर रही थी। बीजान ही सबाहत बेगम का ख्याल रखती थी। शानसे के पास टाइम नहीं होता था कि वह अपनी पार्टी छोड़कर अपनी माँ का ध्यान रख सके। अरमान दरवाजे के पास से गुजर रहा था। अरमान साहब देखे ना, बेगम साहिबा सूप पीने से मना कर रही हैं। मुझे दीजिए, मैं पिला देता हूँ, आप जाए। मामा, कितना समझाया था मैंने आपको, मत करें भाभी के साथ ऐसा। अब आप अपना हाल देखें, जो दूसरों के साथ गलती करता है उसके साथ उससे ज़्यादा बुरा होता है। सबाहत बेगम की आंखों से आंसू जारी थे, जैसे वो माफ़ी मांग रही हो। कितना आसान होता है किसी की ज़िंदगी को दोज़ख बनाकर फिर दो लफ्ज़ माफ़ी का मांगना, और फिर माफ़ भी करवा देती हैं। ये लो तुम्हारे प्यारे से बेबीज़। पलवशा जन्नत को उसके 2 जुड़वां बच्चे पकड़ाती हुई बोली, एक लड़का और एक लड़की। और देखो, लड़के की आंखें तो सब्ज़ रंग की हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और लड़की की ग्रे कलर की। शायद इसके बाबा की आंखों का कलर ग्रे होगा। पलवशा जन्नत की तरफ देखती हुई बोली। जन्नत सर हिलाती हुई बोली, नाम क्या सोचा है बच्चों का? परीशा और अजलान। जन्नत दोनों की पेशानी पर बोसा देती हुई बोली, वाह माशाल्लाह से, नाम भी बहुत प्यारे हैं इन दोनों की तरह। जन्नत ने प्रवेशा को सब बता दिया था, जिसके बाद प्रवेशा ने जन्नत को अपने साथ ही रखा। प्रवेशा की अपनी फैमिली दूसरे शहर में मुकीम थी। आज जन्नत की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। कुछ दिनों बाद जन्नत प्रवेशा और बच्चों को लेकर पार्क में अरमान भी बेंच पर बैठा हुआ था, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। लेकिन जैसे अरमान की नज़र जन्नत पर पड़ी, बच्चों के गौर से
देख रही थी। बालों को क्लिप की मदद से बांधा हुआ था। कुछ बालों की लटें चेहरे पर आ रही थी। सब्ज रंग की आंखों के गिट स्याह पलकों के डेरे सॉरी। अरमान पास आया। भाभी, जन्नत के गानों में जब जाने पहचाने आवाज़ पड़ी तो आप यहाँ क्यों आए? मुझे कोई बात नहीं करनी, जन्नत बोली। प्लीज़ एक दफ़ा मैं बच्चों को देख सकता हूँ? अरमान इल्तिजाई अंदाज में बोला। ठीक है। अरमान जन्नत के पास बैठ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग खुद पढ़ लें यहाँ से। 38 पेजेस हैं पीछे बड़े। एक्चुअली मैं इतनी नहीं थी और अब मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने आप खुद सोच सकते हैं, जस्ट 200 पेजेस हैं। मैं तो मिनटों में पढ़ देती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं कई लोगों की मिन्नतें कर चुकी हूँ कि प्लीज़ इतने पेजेस पढ़ते, इतने इतने। सारा से हेल्प नहीं ले सकती, वो ऑलरेडी उसने वो पढ़ा हुआ है ड्यू टू कॉपीराइट इशू। हाँ, मेरा दिल कर रहा है मैं स्क्रॉलिंग करूँ और आप लोग खुद पढ़ लें। आपके जाने के 1-2 दिन बाद मामा का एक्सीडेंट हो गया था। चलने फिरने और बोलने से कासिर हैं वो। अरमान बच्चों को प्यार करता हुआ बोला। जन्नत को धचका तो लगा, पर इसने अपने चेहरे के अंदाज बदले, चाहे उसे कोई फ़र्क ना पड़ा। जैसे उसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। नाम क्या रखा है आपने? अरमान पूछने लगा। असलान और परीशा। गाज़ी ने दूसरी शादी कर ली है। जन्नत अरमान की तरफ देखती हुई बोली। नहीं, ऐमन और खाला तो मामा वाले हादसे के अगले दिन ही वापस चली गई थी। भाई ने उस दिन के बाद से मुझसे कोई बात नहीं की। नफ़रत से देखते हैं वो मुझे। अरमान बताते हुए आप दीदा हो गया, आप वापस नहीं आएंगे? आएंगी? अरमान जाते हुए पूछने लगा। किस हैसियत से? जन्नत अभी बोल रही थी कि प्रवेशा आके, जो कॉल अटेंड करने थोड़ा दूर गई हुई थी सिग्नल इशू सॉरी की वजह से। मैं चलता हूँ, आप अपना नया नंबर मुझे दे दें ताकि आपसे और बच्चों से मिलने आ सकूँ। जन्नत ने अरमान को नंबर दिया। अरमान जा चुका था। कौन था ये? प्रवेशा जन्नत से पूछने लगी। अरमान, गाजी का भाई। अब वो दोनों भी पार्क से बाहर आ गई। आकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। अरमान घर वापस आया तो उसने सोचा कि वो आज गाजी से बात ज़रूर करेगा। अरमान ने जैसे दरवाज़ा खोला, गाजी फर्श पर बेहोश पड़ा था। भाई भाई, अरमान भागता हुआ गाजी के पास आया। क्या हुआ डॉक्टर, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? डॉक्टर ने गाजी का चेकअप किया। आप जानते हैं? डॉक्टर अरमान को गौर से देखता हुआ बोला। क्या क्या जानता हूँ? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? अरमान ने बेचैनी से बोला। आप इनकी ड्रिंकिंग की आदत से वाकिफ़ हैं? डॉक्टर और अरमान अब एक कमरे से बाहर आ चुके थे। नहीं, क्या हुआ है? आप खुलकर बताएं। मिस्टर अरमान, आपके भाई को ब्लड कैंसर है, जो कि इनको इसी गलत आदत की वजह से हुआ है। डॉक्टर ने तो कह दिया। क्या कैंसर? ये सब भाई, ये क्या कर दिया आपने? अरमान ज़मीन पर बैठ गया। देखें, अब आपको हिम्मत करनी होगी और इन्हें खुश रखने की कोशिश करें ताकि ये इस चीज़ की तरफ जाए ही ना। डॉक्टर के जाने के बाद अरमान गाजी के कमरे में गया और सोफे पर बैठकर गाजी के चेहरे को देखने लगा। मामा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर भाई को कुछ हुआ तो सारी ज़िंदगी आपको माफ़ नहीं करूँगा। गाजी की आंख खुली तो सामने सोफे पर अरमान को सोता देखकर इसके माथे पर बल पड़ गया। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? गाजी अरमान को उठाता हुआ बोला। भाई आप ठीक है? अरमान गाजी के गले लगता हुआ बोला। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों अपनी जिंदगी को आग में झोंक रहे हैं? कौन सी जिंदगी? वही जो तुमने जन्नत के साथ मिलकर खत्म कर दी। अरे मार दिया था तुम दोनों ने मुझे उसी दिन। गाजी अरमान को झटके से पीछे करता हुआ बोला। भाई वो सब प्लान था आपको और भाभी को अलग करने के लिए। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। गाजी चीखता हुआ बोला। जन्नत, आज बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाना है, मैं लेने के लिए ले जाऊँ? पलवशा फ़ोन कान के साथ लगाती हुई बोली। नहीं, मैं ले जाऊँगी, तुम टेंशन ना लो, पक्का भूल मत जाना। पलवशा ने कहकर फ़ोन रख दिया। जन्नत अस्पताल में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि नज़र गाजी पर पड़ी, जो कि सामने रूम से निकल रहा था। जन्नत ने नज़रें फेर लीं। गाजी भी जन्नत को देख चुका था। इग्नोर करता सनग्लासेस लगाता हुआ बाहर निकल गया। जन्नत जन्नत जब से वापस आई हो कमरे में ही बैठी हो, बाहर ही नहीं आई। पलवशा जन्नत के कमरे में आती हुई बोली। आज अस्पताल में गाजी को देखा था, इतने टाइम के बाद वो तो बिल्कुल भी नहीं बदले। इनकी नज़रों की तपिश से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वो आज भी मुझसे नफरत करते हैं। इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मेरी ना सही अपने बच्चों के साथ वैसा ना करें। जन्नत ने रोते हुए पलवशा के गले लग गई थी। देखो जन्नत, ऐसे लोगों को किसी की कोई फ़िक्र नहीं होती। बेहतर है कि ऐसे लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए, वरना सारी उम्र पछताना पड़ता है। क्या हुआ अमन, रो क्यों रही हो? तमीना बेगम परेशानी से बोली। मम्मा, इमरान मुझे रोज़ टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पूरी-पूरी रात बाहर रहते हैं। कितनी लड़कियों से उनके चक्कर चल रहे हैं। अभी तो सिर्फ़ 2 महीने हुए थे मेरी शादी को मम्मा। ये सब तो नहीं सोचा था मैंने, क्या हो गया? वो मुझे तलाक देना चाहते हैं, हर रोज़ तलाक की धमकी देते हैं। अमन रोती हुई अपनी माँ को फ़ोन पर बता रही थी। बस कर मेरी बच्ची, बस कर, हमने भी तो कितने ज़ुल्म किए हैं। अमन, तौबा कर ले तू और मैं भी। हम दोनों ने सबाहत के साथ मिलकर जन्नत के साथ बहुत गलत किया, उस पर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाए। तमीना बेगम भी रो पड़ी। ठीक कह रही हैं आप, मैं आज ही गाज़ी को कॉल करके सब बताती हूँ और उससे माफ़ी भी माँग लूँगी। अमन सर पकड़कर बैठकर रोने लगी थी। फ़ोन साइड पर रखा ही था कि इमरान अंदर आया और थप्पड़ रसीद करते हुए अहमन को तलाक दे दी और घर से धक्के देकर निकाल दिया। अहमन को वो सारा मंज़र याद आया जब गाज़ी जन्नत को धक्के देकर निकाल रहा था और वो सब खड़े हँस रहे थे। अरमान, तुम यहाँ? जन्नत अरमान को अंदर आता देखकर बोली। भाभी, कितनी दफ़ा आ चुका हूँ, पर आप मुझे दरवाज़े से ही वापस भेज देती हैं।
वो तो शुक्र है कि इन मोहतरमा ने मुझे अंदर आने दिया। अरमान पलवशा की तरफ देखता हुआ बोला, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। पलवशा कहती हुई चली गई। भाभी प्लीज़ वापिस आ जाएँ, इस घर को आपकी ज़रूरत है। अरमान कहता हुआ जन्नत के कदमों में बैठ गया। कौन सा घर? किस घर की बात कर रहे हो तुम? वही घर जो मेरा कभी था ही नहीं, जिस घर के लोगों ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। जन्नत कहते हुए उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। भाभी वो घर आपका ही है। भाई को आपकी बहुत ज़रूरत है। अरमान भी जन्नत के साथ आकर खड़ा हो गया। अच्छा, जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, जब मुझे उनका साथ चाहिए था, तब तो उन्होंने मुझे धुतकार दिया। अब मैं कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। मेरी ज़िंदगी की डिक्शनरी में किसी को भी माफ़ करना जुर्म है। एक दफ़ा किया था माफ़, देखो सबकी नज़रों में मुजरिम बन गई मैं। जन्नत अरमान की तरफ देखती हुई बोली। अरमान का फ़ोन बजा और वो इमरजेंसी में वहाँ से चला गया। अहमद तुम यहाँ, वो भी इतने महीनों बाद। अरमान ने अहमद को देखा तो पूछने लगा। अहमद ने ही उसे कॉल करके बुलाया था। गाज़ी कहाँ है? अहमद नज़रें चुराती हुई बोली, क्योंकि उसकी अना और खुदपरस्ती ने उसे किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। भाई तो कमरे में होंगे, तुम बैठो मैं बुला कर लाता हूँ। मामा से नहीं मिलोगी? पहले गाज़ी से ज़रूरी बात करनी है, तुम बुलाओ उसे। अहमद कहती हुई कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर में गाज़ी से कमरे से बाहर आया। गाज़ी, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? अहमद कहती हुई गाज़ी के पास आई। तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो, बताओ क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है तुम्हें? गाज़ी ने अहमद की बात को इग्नोर किया। गाज़ी देखो जन्नत बेकसूर है और अरमान भी। इन दोनों के दरमियान दोस्ती के अलावा और कोई दूसरा रिश्ता नहीं था। वो सब जो तुमने देखा वो सब प्लान था। हाँ गाज़ी, मेरा और खाला चाहती थी कि तुम जन्नत को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो ताकि वो जायदाद अपने नाम कर सके, क्योंकि सारी जायदाद के इकलौते मालिक तुम हो। गाज़ी मुझे माफ़ कर देना, मुझे मेरे नेक कामों की सज़ा मिल गई है। शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक हो चुकी है मेरी। मामा को भी फालिज का अटैक हुआ है, बिस्तर पर हैं वो भी जैसे खाला अहमद रोते हुए सब बता चुकी थी। क्या प्लान? मतलब कि जन्नत का कोई कसूर नहीं था, बेगुनाह थी वो। गाज़ी कहता हुआ घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। हाँ, हो सके तो माफ़ कर देना मुझे और अरमान तुम भी। हेमन कहती हुई ऊपर सीढ़ियों की तरफ चल दी। सबाहत बेगम को मिलने भाई उठे। भाभी ने कितनी बार कहा था आपसे कि वो बेगुनाह है, पर आपने उनकी कोई बात नहीं सुनी। पर अभी भी देर नहीं हुई। मैं जानता हूँ भाभी कहाँ है, इस वक्त आप जाएँ, वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगी। अरमान ने कहते हुए गाज़ी को फर्श से उठाया। सच कह रहे हो तुम अरमान? गाज़ी ने गौर से अरमान के चेहरे को देखा। जी भाई। अब वो दोनों जन्नत के घर की तरफ रवाना हो गए। अरमान गाज़ी को छोड़कर खुद चला गया। आ रही हूँ, पता नहीं कौन है, कब से बेल बजाए जा रहा है। जन्नत दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, पर सामने गाज़ी को देखकर जन्नत के कदम रुक गए। शीशे के उस पार खड़ा गाज़ी जन्नत की आंखों में देख रहा था, जो उसकी बेएतबारी की वजह से खाली हो चुकी थी। जन्नत, एक बार फिर मेरी बात सुन लो, दरवाज़ा खोलो। गाज़ी रोते हुए बोला, क्यों आई हैं आप? जन्नत चीख कर बोली, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। जन्नत, मुझे सब पता चल गया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गाज़ी कांपती हुई आवाज़ में बोला, अच्छा, जब मैं आपसे चीख चीख कर कह रही थी, तब तो आपने मेरी बात नहीं मानी। जन्नत कहती हुई दरवाजे के पास आई। जन्नत, मैं गलती तस्लीम कर रहा हूँ, हमारे बच्चे का वास्ता दरवाज़ा खोल दो। कौन सा बच्चा? वही जिसको नाजायज़ कहकर आपने सारी दुनिया में उसका तमाशा बना दिया। आपका कोई ताल्लुक नहीं है उससे और ना ही मेरा। जा सकते हैं आप। जन्नत कहते हुए अंदर आ गई। गाज़ी वहीं दरवाजे के पास बैठ गया। इतने में पलवशा आई और गाज़ी के पूछने पर उसने सारी बात पलवशा को बता दी। आप बैठे, मैं जन्नत को भेजती हूँ। बलबच्चा, तुम मुझे बता दो, अगर तुम्हें मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। जन्नत बच्चों के कपड़े तब्दील करवाते हुए बोली, यार मैं कौन सा तुझे उसके साथ जाने को कह रही हूँ, यही कह रही हूँ कि मिल लो। बलबच्चा ने जन्नत को समझा कर भेजा। जन्नत, तुम बेशक मुझे माफ़ ना करना, पर फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, अपना फ़र्ज़ है मेरा, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। गाज़ी जन्नत के करीब आता हुआ बोला, आप मर्दों के लिए बहुत आसान होता है औरत पे ज़ुल्म करके 2 लफ्ज़ माफ़ी के माँगने। जन्नत गाज़ी की आँखों के आँसुओं को नज़रअंदाज़ करते हुए बोली, मत करो माफ़, मगर एक दफ़ा मरने से पहले अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। मना मत करना। गाज़ी जन्नत से कहने लगा, मरने से पहले क्या मतलब है इसका? इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको ज़रा शर्म नहीं आती जो आप मरने की बातें कर रहे हैं? जन्नत कहती हुई अंदर अपने कमरे में चली गई और परीशी और रिज़लान को लेकर आई। गाज़ी जन्नत के हाथों में 2 बच्चों को देखकर हैरान हो गया। ये परीशी है जिसकी आँखें आप पर हैं, ग्रे कलर की। जन्नत रोते हुए बोली, और ये अज़लान है जिसकी आँखें सब्ज़ रंग की हैं, बिल्कुल मेरी तरह। गाज़ी बच्चों को पागलों की तरह चूमने लगा। ब्लड कैंसर है मुझे, ज़्यादा वक़्त नहीं है मेरे पास। गाज़ी बच्चों को प्यार करता हुआ बोला। गाज़ी, आप होश में तो हैं ना? क्या कह रहे हैं? जन्नत बच्चों को अपनी गोद में वापस लेते हुए बोली, यही सच है। इतना कहना था कि गाज़ी को खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं। गाज़ी, गाज़ी, जन्नत चीखती हुई बोली। गाज़ी को अस्पताल ले जाया गया। जन्नत ने अरमान को कॉल करके बुलाया।
आपके पेशेंट के पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर बाहर आता हुआ बोला, मिस जन्नत आप अंदर आ जाए, उनकी बात सुन लें। वो बार बार आपको ही पुकार रही हैं। जन्नत कमरे में दाखिल हुई। गाजी ने आंखें खोली, क्यों किया आपने ये सब? मेरा नहीं तो इन अपने बच्चों का ही सोच लिया होता। गाजी जन्नत ने रोते हुए गाजी का हाथ पकड़ा। जन्नत जन्नत मुझे माफ कर देना, तुमने माफ नहीं किया ना तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। गाजी उखड़ती हुई सांसों के साथ बोला, गाजी माफ कर चुकी हूँ आपको मैं आपके बच्चों की खातिर। अब प्लीज ये नाटक बंद कर दे। जन्नत गाजी के माथे पर बोसा देते हुए बोली, मेरी जिंदगी इतनी ही थी जन्नत, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना और मेरे बच्चों का भी। जन्नत गाजी के करीब हुई। गाजी ने उसके चेहरे पर आखिरी दफा बोसा दिया। आंखों से आंसू जारी थे। रोना बंद करो जन्नत, तुम जानती हो मुझे रोने वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। गाजी मुस्कुराकर बोला। अरमान भी अंदर आया। अरमान देखो ना, जन्नत को समझाओ, ये ऐसे रोकर मुझे रुखसत करेगी। गाजी अरमान को देखता हुआ बोला, भाई बस करें, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। अरमान मेरी बात ध्यान से सुने, जन्नत और बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारी। गाजी की रूह निकल चुकी थी। भाई भाई अरमान गाजी को हिलाने लगा। डॉक्टर डॉक्टर अरमान भागता हुआ डॉक्टर को बुलाने गया। जन्नत वहीं जमीन पर बैठकर चीखने लगी। अरमगान गाजी आंखें नहीं खोल रही हैं। इन्हें कहो ना एक दफा मुझे देख लें। जन्नत गाजी की मैयत के पास बैठी थी। जन्नत बस करो, गाजी मर चुका है। अहमद जन्नत को पानी पिलाते हुए बोली, नहीं ऐसे लफ्ज मत निकालें, गाजी जिंदा है, सो रहे हैं, अभी उठ जाएंगे। जन्नत कहते हुए गाजी की मैयत के पास आई। गाजी उठे ना, देखें लोग क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं आप मर चुके हैं, लेकिन आपने तो कहा था ना आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जन्नत दीवानों की तरह चीख रही थी। कुछ देर में गाजी की मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया। नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसे दफनाया गया। अरमान कुछ देर वहीं बैठ गया। भाई अकेला छोड़ दिया आपने मुझे, क्यों क्यों? अरमान आंसू साफ कर रहा था। मैं वादा करता हूँ भाभी और बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। भाभी की तबीयत कैसी है? अरमान वापस आकर अमन से पूछने लगा। बिल्कुल ठीक नहीं है, बार बार बेहोश हो रही है। अमन परेशानी से बोली, बच्चे कहाँ हैं? अरमान फिक्रमंदी से पूछने लगा। बच्चे बीजान के पास हैं। अरमान सबाहत बेगम के कमरे में गया। देखा मामा, आपकी लालच और नफरत ने सब खत्म कर दिया। अब खुश हैं आप, सारी जायदाद की अकेली मालकिन बन गई हैं। आप अरमान साथ निगाह डाले सबाहत बेगम से कहने लगा, नफरत है मुझे आपसे, फिक्र ना करें, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होगी। अरमान कहता हुआ बाहर निकल गया। वक्त पर लगाए गुजर गया। जन्नत की इद्दत भी गुजर चुकी थी। कहाँ जा रही हैं आप? जन्नत सामान पैक कर रही थी कि अरमान कमरे में आता दिखाई दिया। वहीं जहाँ से आई थी। और कहाँ जाऊंगी? और वैसे भी इस घर से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। जब गाजी ही नहीं रहे तो मेरा यहाँ क्या काम? जन्नत अब बच्चों के कपड़े डाल रही थी। क्या कह रही हैं? मतलब क्या है, ये घर आपका है और आप कहीं नहीं जा रही? अरमान ने कहते हुए सूटकेस से कपड़े वापस बाहर रखे। हटे पीछे, मैं नहीं रह सकती। गाजी नहीं है तो मेरा इस घर में रहने का कोई मकसद नहीं है। जन्नत अरमान से कहने लगी, भाई मुझे आपकी और बच्चों की जिम्मेदारी देकर गई हैं। अरमान कहता हुआ जन्नत के पास आया। मैं किस हैसियत से यहाँ रहूंगी? लोग तरह तरह की बातें करेंगे। जन्नत ने कहते हुए दुपट्टा सर पे ओढ़ा। लोगों का यही काम है, बातें करना, और वो करेंगे। और रही बात हैसियत की, तो आप मुझसे निकाह कर लें, फिर तो आप यहाँ रह सकती हैं ना। अरमान जन्नत के चेहरे को देखकर बोला, चट्टाख। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंजी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी इस सब कहने की? दफा हो जाओ यहाँ से। अरमान मैंने कहा, कहाँ जाऊं यहाँ से? जन्नत ने चीखकर कहा। अरमान बगैर कुछ कहे चला गया। हाँ तो क्या गलत कहा? अरमान ने, पलवशा जन्नत से मिलने आई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है पलवशा, मेरी जिंदगी गाजी से शुरू होती है और उसी पर ख़त्म होती है। मैं गाजी के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह समझती हूँ। जन्नत परीशे को चुप करवा रही थी। परीशे रजलान के लिए तुम्हें कोई कदम उठाना होगा और तुम बगैर मर्द के सहारे के कैसे तनहा जिंदगी गुजारोगी? पलवशा जन्नत को समझाने लगी। जैसे तुम रह रही हो मर्द के सहारे के बगैर, मैं भी गुजार लूंगी। परीशे सो चुकी थी। जन्नत पलवशा के पास बैठी हुई बोली, मेरी बात अलग है, मेरे साथ बच्चे नहीं है, तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तुम्हें समझाना था, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है, तुम बच्चों का ख्याल रखना। रात में अचानक अजलान की तबीयत खराब हो गई। जन्नत इस वक्त अरमान के साथ अस्पताल में थी। बच्चे के वालिद कौन है? यहाँ साइन कर दे। डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाने से पहले अरमान की तरफ बढ़ी। जी मैं ही हूँ, कहाँ करने हैं? अरमान डॉक्टर से पेन लेता हुआ बोला। जन्नत पास ही कुर्सी पर बैठी थी पर कुछ नहीं बोली। आखिर क्या चाहती हैं आप? जन्नत अरमान से कहने लगी, बस आपका साथ और कुछ नहीं। देखें जन्नत, मैं आपको और बच्चों को जमाने की ठोकरें खाने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता, पर मैं सिर्फ गाजी से मोहब्बत करती हूँ, तो फिर कैसे आपसे निकाह कर लूँ? जानता हूँ, और ये बात आप आज कह रही हैं, मैं आपको इतना खुश रखूंगा कि कल आपको ये बात मेरे सामने नहीं करेंगी। सबाहत बेगम की तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर को बुलाया गया। सबाहत बेगम ने जन्नत को बुलाकर माफी मांगी। वो कुछ बोल तो नहीं सकती थी, पर हाथ जोड़कर जन्नत ने
दिल पर पत्थर रखकर इन्हें माफ़ कर दिया और सवाद बेगम भी दुनिया से रुखसत हो गईं। जन्नत कमरे में खड़ी अपनी सोचों में गुम थी कि हवा का एक झोंका खिड़की से अंदर आया। "जन्नत, जन्नत क्या सोच रही हो?" जन्नत ने पीछे मुड़कर देखा तो गाज़ी मुस्कुराता हुआ खड़ा था। "गाज़ी, आप आ गए, मुझे पता था आप आएँगे।" जन्नत गाज़ी के सीने से लगती हुई बोली, "तुम यही सोच रही थी ना कि तुम अरमान से निकाह करो या?" गाज़ी से जन्नत को सीने से बड़े प्यार से हटाते हुए बोला, "हाँ, पर आपको कैसे पता चला?" जन्नत गाज़ी की आँखों में देखकर बोली। जन्नत ने आँखें बंद कर ली। "मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतना तो जान ही लेता हूँ। देखो जन्नत, माशरे में अकेली औरत का रहना आसान नहीं है। लोग ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे यतीमों की तरह बड़े हों। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी घर में रहो, अरमान की बीवी बनकर। इसे मेरी ख्वाहिश आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर दो। इसके बाद कभी दोबारा कभी कुछ माँगने के लिए नहीं आऊँगा।" गाज़ी कहता हुआ खिड़की के पास आया, लेकिन जन्नत ने बंद आँखें खोली तो गाज़ी जा चुका था। "ठीक है गाज़ी, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। आज तक आपकी कोई बात रद्द नहीं की मैंने, तो ये कैसे कर सकती हूँ?" सूरज की आती हुई खुशगवार किरणें जन्नत की आँखों में पड़ीं, तो जन्नत ने आयशा से अपनी आँखें खोली। पास 2 साल का मुज़म्मिल सोया हुआ था। जन्नत ने इसके चेहरे पर लब रखे, बालों को बाँधने के बाद उठी, वज़ू करके फ़जर की नमाज़ पढ़ने लगी। ये अरमान इतनी सुबह कहाँ चले गए? दुआ माँग कर नमाज़ साइड पर रखी और नीचे किचन की तरफ बढ़ी। "ये क्या हो रहा है जन्नत?" किचन में आई तो किचन की हालत देखकर गुस्से से पूछने लगी। अरमान आस्तीन फ़ोल्ड किए ऑमलेट बना रहा था। साथ में प्रीशियर अज़लान भी शेल्फ पर बैठे हुए थे, जो कि एक-दूसरे को कोनी मार रहे थे कि वो बताए मम्मा, वो आज छुट्टी थी। संडे था तो सोचा आपके लिए नाश्ता बना लें। परीशी और अज़लान एक-दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, "अच्छा, और ये आइडिया किसका था?" जन्नत अरमान को घूरती हुई बोली, "बाबा का।" अरमान दोनों को इशारे भी कर रहा था कि वो उसका नाम न लें। नहीं, वो मैंने सोचा कि रोज़ तुम बनाती हो तो आज मैं बना लूँगा, तो कोई क़यामत थोड़ी आ जाएगी। अरमान जन्नत के चेहरे पर गुस्से के आसार देखता हुआ बोला, "उफ़ बाबा! आप कितना डरते हैं मम्मा से।" परीशी और रिज़लान हँसते हुए बोले, "तो ये आइडिया आपका था?" जन्नत अरमान के पास आई और उसका कान खींचते हुए बोली। परीशी और रिज़लान भाग गए, ये सोचकर कि अब उनकी बारी आने वाली है। जैसे ही जन्नत ने अरमान का कान छोड़ा, अरमान जन्नत के करीब आया और उसके चेहरे को नरमी से छुआ और उसके होठों पर अपने लब रखे। जन्नत ने घबराते हुए अरमान को पीछे धकेला और हाथ में भरा हुआ पानी का गिलास अरमान पर फेंक दिया, जो पास ही पड़ा था, और खुद भाग गई। जन्नत जन्नत इसे अब जन्नत आगे आगे और अरमान उसके पीछे पीछे। खत्म शुद। तो नॉवल कैसा लगा आपको शुरू से अब तक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।